हम अब शुरू करेंगे लीजेस, IFRS 16 लीजेस। दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज्यादा आज तक 2 से 3 बार जो पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, इज सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। Extremely important, sale and lease back transaction. Let me see whether I have changed this question, मैंने लिया है कि नहीं लिया है। एंड हाँ, ये क्वेश्चन जो है ये अपने बुक्स में है, लेकिन मैंने इसका आंसर का स्टाइल बदल दिया है पूरा। मैंने अकाउंटिंग एंट्री जो जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं उस तरीके से मैंने यहां पे इसको लाया है, तो ये मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। आप इसको पढ़िए और अंडरस्टैंडिंग भी इससे बेटर आता है, तो हम इसके ऊपर आएंगे। कई बार जो टॉपिक हमें लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाएगा, टू आवर सरप्राइज इन एग्जामिनेशन दैट हैज बीन आस्क्ड। तो बिल्कुल इसमें कोई डरने की बात नहीं है। 1-2 बार आपने ये किया तो आप एग्जामिनेशन में आंसर जरूर दे पाओगे इस चीज का, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है यहां पे। पहली बात तो लीज की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। जो एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है वो क्विकली देखेंगे। लेसी की बुक्स में जो अकाउंटिंग है यही पूछा जाता है मेजॉरिटी आजकल की एग्जामिनेशंस में। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसी। लेसर के ऊपर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हालांकि मैं आपको क्विकली बताऊंगा कि अकाउंटिंग किस तरीके से होता है, ठीक है। मैं डायरेक्टली शुरू करता हूं डेफिनेशन ऑफ लीज से। पुराना वाला अकाउंटिंग हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमें यह सब पता है पुराने में क्या था। लेसर के बुक्स में, लेसी के बुक्स में मिरर अकाउंटिंग होता था। लेसर वो है जिसके पास एसेट है बट यूज नहीं करनी, लेसी वो है जिसके पास एसेट नहीं है बट जिसको एसेट यूज करने के लिए चाहिए। तो इन रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन लेसर प्रोवाइड्स द यूसेज ऑफ एसेट, राइट टू यूज दैट एसेट टू द लेसी। लेसी उसके बदले में उसको कंसिडरेशन देता है, जिसको हम लीज पेमेंट्स कहते हैं या रेंटल पेमेंट्स कहते हैं, ठीक है। उसका अकाउंटिंग पहले मिरर था, अब वो मिरर अकाउंटिंग नहीं रहा। तो लेसर अकाउंटिंग, लेसी अकाउंटिंग पहले क्या था ये अब अभी डिस्कस करने का समय नहीं। IFRS 16 ये नया स्टैंडर्ड है जो पुराने वाले 4 गाइडेंसेस को कंबाइन करता है। तो वो था IS 17, IFRIC 4, SIC 15 एंड 27। ये सभी को इकट्ठा करके 16 में उन्होंने मर्ज कर दिया है। एक ही गाइडेंस है मेरे पास। व्हाट हैज चेंज्ड एक्चुअली अंडर 16? डेफिनेशन चेंज हुआ है बिकॉज IFRIC 4 एंड SIC 15 यहां पे आया है। नहीं, वो नहीं, 15 नहीं, 27 यहां पे आया है। तो डेफिनेशन चेंज हुआ है बिकॉज IFRIC 4 एम्बेडेड लीजेस एंड सब्सटेंस में लीज नहीं है बट फॉर्म में लीज है। ये दोनों इंटरप्रिटेशंस हमारे डेफिनेशन में एम्बेड हो चुकी है, तो इसलिए स्टैंडर्ड अभी एक ही है एंड कोई बाकी गाइडेंस है नहीं। लीज इंसेंटिव भी का भी गाइडेंस स्टैंडर्ड में इंक्लूड किया गया है। मेजर चेंज हुआ है लेसी अकाउंटिंग में, चेंज्ड कंप्लीटली, चेंज सिग्निफिकेंटली अंडर IFRS 15। नो मिरर अकाउंटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। ये दोनों के बीच में जो अकाउंटिंग था, पहले मिरर अकाउंटिंग था, नो मिरर अकाउंटिंग एनी मोर। लेसर जो है अपने बुक्स में आज भी क्लासिफिकेशन करेगा बिटवीन फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। आज भी क्लासिफिकेशन करेगा लेसर अपने बुक्स में, आज भी क्लासिफिकेशन करेगा बिटवीन फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। लेसी की बुक्स में ये क्लासिफिकेशन नहीं होता। नो क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज। चाहे लेसर के बुक्स में वो फाइनेंस लीज हो या ऑपरेटिंग लीज हो, लेसी अपने बुक्स में ROU एसेट रिकॉग्नाइज करता है। लेसी अपने बुक्स में एसेट रिकॉग्नाइज करेगा ही, वो चाहे फाइनेंस लीज हो या ऑपरेटिंग लीज हो। ये ROU एसेट का मतलब है राइट ऑफ यूज एसेट। राइट ऑफ यूज, ROU इज राइट ऑफ यूज। एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट मिलता है लेसी को फ्रॉम लेसर
कि आपको ये एसेट 5 साल तक यूज करने के लिए मिलेगी, 10 साल तक मिलेगी, 20 साल तक मिलेगी, वॉट एवर द पीरियड मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ये अकाउंटिंग का एग्जम्पशन है, बट वो एग्जम्पशन मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा क्या एग्जम्पशन है, सिर्फ लेसी को, लेसर को नहीं। तो अकाउंटिंग में हमें ध्यान में रखना है लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अगर किसी लेसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लेसी के बुक्स में चाहे कौन सा भी कॉन्ट्रैक्ट हो, लेसर के बुक्स में फाइनेंस लीज हो या ऑपरेटिंग लीज हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिकॉर्डेड इन माय बुक्स एज आरओयू एसेट। मेजर कैसे करनी है वो बाद में देख लेगा। मैंने जो राइट मिला है 5 साल के लिए, वो एसेट मैं यूज करूंगा, उसको मेजर कर लिया। साइमल्टेनियसली इस राइट के बदले में मैं कुछ पेमेंट भी करूंगा, उसको हम कहते हैं लाइबिलिटी। बात समझ में आ गई आपको? तो राइट ऑफ यूज आएगी, प्लस राइट ऑफ यूज आएगा, प्लस इसके साथ करस्पॉन्डिंग लीज लाइबिलिटी भी आएगी। ये दोनों चीजें साथ में आती है। राइट ऑफ यूज एसेट को मैं अमोर्टाइज करता हूं ओवर द लीज टर्म, एंड लीज लाइबिलिटी को भी अमोर्टाइज करता हूं। सिमिलर प्रिंसिपल्स ऑफ IFRS 9, इंटरेस्ट एक्रू करो, अमाउंट रिसीव करो, एंड बैलेंस अमाउंट आप अमोर्टाइज्ड कॉस्ट करके लेके जाओ, सो दैट इज लीज लाइबिलिटी। सिमिलर प्रिंसिपल्स बोर्ड IFRS 16 ने दिया है। ये लेसी का अकाउंटिंग, ये लेसी का अकाउंटिंग आपको एग्जम्पशन से, ये स्कोप भी छोड़ दीजिए, स्कोप भी कुछ पूछेंगे नहीं आपको एग्जामिनेशन में। एग्जम्पशन दो ही केसेस में है, एक है व्हेन दैट लीज इज अ शॉर्ट टर्म लीज, व्हेन दैट लीज इज अ शॉर्ट टर्म लीज, मतलब 12 महीने से कम अगर लीज का पीरियड है तो लेसी कहता है छोड़ो, क्या प्रॉब्लम है, भले ही वो 2 पीरियड्स के ओवर है फिर भी, लेकिन ये ऑप्शनल एग्जम्पशन है, मैंडेटरी एग्जम्पशन नहीं है। 12 महीने से कम लीज पीरियड है और फिर भी लेसी को आरओयू एसेट रिकॉग्नाइज करनी है, कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने रोका नहीं है। 12 महीने से ज्यादा है तो मैंडेटरीली आरओयू एसेट रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग क्या होगा, ये रिकॉग्निशन एग्जम्पशंस, ये एप्लीकेबल है लेसी के लिए। लेसी का अकाउंटिंग क्या होता है, डेबिट आरओयू एसेट जो मेजरमेंट आएगा वो, एंड क्रेडिट रहता है उसका लीज लाइबिलिटी, और कैश और बैंक अगर कुछ अपफ्रंट पैसे दिए हैं तो वो। ये आरओयू एसेट रिकॉग्नाइज करने से एंड लीज लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करने से ये एग्जम्पशंस है। अगर ये लीज का पीरियड 12 महीने या उससे कम है तो आप नॉर्मली एक्सपेंस आउट कर दो, जो आप रेंटल एक्सपेंस पे कर दो उसको एक्सपेंस आउट कर दो इमीडिएटली, स्ट्रेट लाइन में कर दो, तो आरओयू एसेट नहीं आएगी, लीज लाइबिलिटी नहीं आएगी। क्या आएगा, रेंटल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और पेबल्स, सिंपल। बट 12 महीने से कम चाहिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। सेकेंड एग्जम्पशन, ये रेंटल एग्रीमेंट, ये लीज कॉन्ट्रैक्ट, if it is for the assets which are of a low value, लो वैल्यू एसेट की अगर ये लीज है, ये लीज कॉन्ट्रैक्ट अगर लो वैल्यू है, लो वैल्यू एसेट का है, मतलब लो वैल्यू मतलब वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो ये IFRS में दिया है एप्लीकेशन गाइडेंस में, $5,000 या उससे कम अमाउंट है लीज, जिस एसेट का किया है उस एसेट की कीमत, लीज रेंटल्स की बात नहीं चल रही, बात समझिए। ये जो भी लीज पे, जो भी एसेट आपने लिया है, वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट अंडर लीज, व्हेन न्यू, अगर ब्रांड न्यू परचेस की है ये एसेट, और ब्रांड न्यू परचेस करते वक्त उसकी प्राइस अगर $5,000 से कम है या $5,000 है, तो आप उस आइटम को क्या सकते हो, क्या कह सकते हो, लो वैल्यू आइटम कर सकते हो, और आप इग्नोर कर सकते हो ये अकाउंटिंग। आप एक्सपेंस कर दो नॉर्मल उसको, लीज रेंटल एक्सपेंस डेबिट टू कैश और बैंक और पेबल्स। इज एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? तो यहां पे ये 2 एग्जम्पशंस हैं। नया डेफिनेशन क्या कहता है, इसमें एम्बेडेड लीज आते हैं। सिंपल सी बात है, जहां पे पार्टी 1
दूसरी पार्टी को कार देती है ऑन रेंटल, तो पार्टी वन को कहते हैं लेसर, पार्टी टू को कहते हैं लेसी, जिसके बदले में पार्टी टू इसे रेंटल्स देगी ओवर 3 years। तीन साल पे ये क्या करेगी, उसे रेंटल्स देगी। ये 3 साल पे उसे वो अगर रेंटल्स दे रही है ये पार्टी टू पार्टी वन को फॉर यूसेज ऑफ कार, तो ये 3 साल से 1 साल से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है। कार है, कार की वैल्यू लेट्स से $5,000 से ज्यादा है, तो डेफिनेटली लो वैल्यू भी नहीं है, शॉर्ट टर्म भी नहीं है, तो ये लेसी के बुक्स में आएगा। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सिंपल है। ये कॉन्ट्रैक्ट में part of the contract conveys right of use of car for 3 years in exchange of rentals। ये बहुत एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट है रेंटल्स का। बात समझ में आ रही है सबको मेरी? ये एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये एक रेंटल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट है। ये IFRS 16 में इसका अकाउंटिंग होगा। इसका अकाउंटिंग कहां पे होगा? IFRS 16 में इसका अकाउंटिंग होगा। हालांकि इस डेफिनेशन को अगर हम थोड़ा सा और इवैल्यूएट करके देखें, एनालाइज करें, थोड़ा तोड़े मरोड़े इसको, तो क्या क्या इसमें से चीजें बाहर आती है। नंबर 1, एक तो वो एसेट चाहिए, मतलब यहां पे कार विच इज एन आइडेंटिफाइड एसेट, आइडेंटिफाइड एसेट, दैट एसेट वेयर इट कैनॉट बी सब्सटीट्यूटेड। अब मेरे को जो कार दी है वो मैं कार पूरी यूज कर रहा हूं, अगर कार में ब्रेकडाउन होता है तभी वो कार चेंज होगी, तब तक कार चेंज नहीं होगी। अदरवाइज कार रेंट पे दी है तो दे दी रेंट पे, दैट्स इट। बार बार मैं वो कार चेंज नहीं करूंगा, वो तो लेसर को भी परवड़ेगा नहीं, ही विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दैट। आपने यूज की वाली कार मैं किसी और को दे दूं, नहीं, आपको दिए तो अच्छी गाड़ी दूंगा मैं, मेंटेनेंस की वाली, आप जो भी है वो आपकी जिम्मेदारी, इसके बाद में मेंटेन मैं करके दूंगा, बट जो भी खराबी होगी वो आपको पता है, आपने यूज किया, आपकी वजह से है, जो भी है, तो जनरली चेंज नहीं होता। ये जब सब्सटीट्यूशन का राइट होता है तो जनरली वो एसेट आइडेंटिफाइड नहीं होती। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में वेयर देयर आर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स, एसेट इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड। इस केस में आइडेंटिफाइड है। कस्टमर कंट्रोल्स द यूसेज ऑफ दैट एसेट। कस्टमर डिसाइड करेगा मैं 24 घंटे उस कार को चलाऊंगा या 4 घंटे चलाऊंगा, ये कस्टमर के ऊपर है। किस तरीके से यूज करनी है, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट के लिए करनी है, उसके क्लाइंट्स के कम्यूटेशन के लिए करनी है, या ऑडिटर्स के कम्यूटेशन के लिए करनी है, या एम्प्लॉइज के कम्यूटेशन के लिए करनी है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कम्यूटेशन के लिए करनी है, हु विल डिसाइड दैट, या उसको पार्क रखना है स्टैंड बाय मोड पे, ये डिसीजन जाता है कस्टमर के पास, ये डिसीजन आता है लेसी के पास। तो आइडेंटिफाइड एसेट है और कस्टमर उसका यूसेज कंट्रोल करता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लीज का है, एज सिंपल एज दैट। कस्टमर ने एंटिटी को ही कहा है, मतलब लेसी ने लेसर को ही कहा है आप ही डायरेक्ट ड्राइवर दो, आप ही अप्लाई करो उस कार को, लेकिन मैं जैसे डायरेक्ट करता हूं वैसे ही उस कार का ऑपरेशन होगा। तो हु इज डायरेक्टिंग द यूसेज? लेसी इज डायरेक्टिंग द यूसेज, तो कॉन्ट्रैक्ट है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये बात बिल्कुल सिंपल है, ये थोड़ी ना कोई डिफिकल्टी वाली बात है। ये एग्जामिनेशन में शायद नहीं आएगा, हमने डिस्कस किया। मैं एक ही एग्जांपल बताता हूं आपको, ये सेम एग्जांपल हमने लिया था। देयर इज टाटा स्टील हु गोज टू टाटा पावर, सेम एग्जांपल हमने लिया था कि टाटा पावर मैन्युफैक्चर करेगा इलेक्ट्रिसिटी और पावर एंड इसको डिलीवर कर देगा, और ये इसको क्या देगा? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो देगा ये सर्विस के लिए है या प्रोडक्ट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी एज अ प्रोडक्ट के लिए है।
तो ये जो वो देगा टाटा पावर टाटा स्टील को, यहां पे कोई लीज कॉन्ट्रैक्ट दिखता नहीं, लेकिन एम्बेडेड लीज का कॉन्ट्रैक्ट इसमें हो सकता है। टाटा पावर जो सप्लाई करेगा, ये वेंडर है, ये कस्टमर है, ये मैन्युफैक्चर करेगा फ्रॉम अ पावर प्लांट विच इज स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टेड फॉर टाटा स्टील। इस पावर प्लांट में जो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी 100% इलेक्ट्रिसिटी टाटा स्टील को जाएगी, दूसरे किसी को दी नहीं जाएगी। ये पावर प्लांट सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकता। इट इज नॉट कमर्शियली फिजिबल एंड पॉसिबल टू चेंज द पावर प्लांट वन फाइन डे। अगर कोई ब्रेकडाउन आता है तो टेम्पररीली टाटा स्टील को इलेक्ट्रिसिटी किसी दूसरे पावर प्लांट से दी जाएगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म पे हो नहीं सकता। तो इसका मतलब पावर प्लांट इज एन आइडेंटिफाइड एसेट विच कैनॉट बी चेंज्ड। इसको सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स नहीं है इससे रिलेटेड टाटा पावर को, इसलिए आइडेंटिफाइड एसेट है। एंड टाटा स्टील के पास पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, कितनी जानी चाहिए टाटा मोटर्स ने अगर वो बाद में किसी को सेल कर दी तो ये टाटा मोटर्स का डिसीजन है, ये डिसीजन टाटा स्टील का नहीं है। सॉरी, ये डिसीजन टाटा स्टील का है, टाटा पावर का नहीं है। एसेट किस तरीके से यूज करनी, भले ही ऑपरेट कौन कर रहा है, टाटा पावर वेंडर ऑपरेट कर रहा है, वो कहता है मैं इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर करूंगा, बट टाटा स्टील कहेगा पूरी की पूरी मेरे ग्रिड लाइन पे आनी चाहिए। उसका क्या करना है वो मैं देखूंगा, एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी मैं देखूंगा। यूसेज ऑफ दैट पावर प्लांट हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम टाटा पावर टू टाटा स्टील। Identified asset, power plant, may be implicit or explicit, but entire economic benefits is getting transferred to the Tata Steel from Tata Power. And who is directing? Either Tata Steel themselves are managing that, or Tata Power is operating on behalf of Tata Steel on the directions given by Tata Steel. तो यहां पे embedded lease है, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई भी है और यूसेज ऑफ पावर प्लांट भी है। तो ये दो चीजें होती है। तो जो कंसिडरेशन होता है बाइफरगेट करना होता है। ये एग्जामिनेशन में पूछना मुश्किल है, अभी तो कह नहीं सकते, ये रियल लाइफ सिनेरियोस आ सकते हैं इस तरीके के। ये डेफिनेशन हमने किया था। उसके बाद में हमने राइट ऑफ यूज एसेट से रिलेटेड कुछ बात की थी। मेजरमेंट कैसे होगा? पहली बात तो मेजरमेंट करने के लिए मुझे लीज टर्म चाहिए मैंडेटरीली, एंड मुझे सेपरेशन चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का। जैसे कि पार्टी 1, मतलब लेट्स से लेसर ने लेसी को फोटोकॉपिंग मशीन्स दिए, इस फोटोकॉपिंग मशीन्स के साथ स्टेशनरी सप्लाई भी है। इस फोटोकॉपिंग मशीन्स के साथ स्टेशनरी भी सप्लाई की जाती है। ये जो स्टेशनरी सप्लाई होती है इसका प्राइस अलग है, इसका प्राइस अलग है, बात समझिए। इसीलिए उसको स्प्लिट करना होता है, सेपरेट लीज कंपोनेंट इफ। अब इसमें दोनों लीज कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। अगर दोनों लीज कंपोनेंट्स है तो एसेट्स भी अलग अलग हो सकती है, करेक्ट। लैपटॉप एंड फोटोकॉपिंग मशीन्स एक ही कॉन्ट्रैक्ट में, तो दोनों को अलग अलग करो। या अलग सर्विसेज है तो उसको भी अलग करो। फोटोकॉपिंग मशीन ये लीज है, ये सर्विसेज है, या गुड्स प्रोवाइड करने का कॉन्ट्रैक्ट है, ये अलग करो। उसकी प्राइसेस भी अलग करो। लीज का कॉन्ट्रैक्ट है तो दोनों लीज के कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग आइडेंटिफाई करो। ये लेसी के पास ये ऑप्शन है, whether to separate non-lease components from lease components instead of you can treat as a single contract. ये ऑप्शन लेसी के पास है, लेसर के पास नहीं है। ये भी एग्जामिनेशन में कितना पूछा जाएगा, आई एम डाउटफुल। ये इंपॉर्टेंट है। लीज टर्म, पहला स्टेप है कि लीज नॉन लीज कंपोनेंट सेपरेट करो। 2 लीज है तो 2 लीज सेपरेट करो। मेजरमेंट करना है मुझे, मेजरमेंट करना है मतलब बात देखो बिल्कुल सिंपल है। ये जो अकाउंटिंग चालू है ना, ये सभी बुक्स ऑफ लेसी में शुरू हो गया। ये अकाउंट्स बुक्स ऑफ लेसी, बुक्स ऑफ लेसी में
मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पहले बताता हूं और फिर बाद में यहां पे आता हूं लीज टर्म में, ठीक है। लेसी क्या करेगा, अपनी बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री करता है, डेबिट ROU एसेट अकाउंट, क्रेडिट आता है मेरा लीज लाइबिलिटी, और दूसरा क्रेडिट आ सकता है अगर अपफ्रंट कुछ कैश पे किए तो, मतलब कैश एंड बैंक्स में अगर प्रीपेड लीज एक्सपेंसेस कुछ दिए है तो ये अकाउंटिंग एंट्री आती है। इज एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? इसका मतलब ये बैलेंस शीट में जाता है, मतलब एसओएफपी में, ये एसओएफपी में जाता है, और ये भी आपका एसओएफपी में इसका अकाउंटिंग होगा। तो बैलेंस शीट में राइट ऑफ यूज एसेट, लाइबिलिटी। इज एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? ईयर ऑन ईयर क्या होगा, ये राइट ऑफ यूज एसेट जो है, अभी हमें इसकी अमाउंट्स देखनी है कि इसकी अमाउंट्स क्या होती है मेजरमेंट में। ये जो अकाउंटिंग एंट्री लिखी है इसकी अमाउंट्स क्या होगी, ये मेजरमेंट है। सब्सिक्वेंटली क्या होगा, ये इनिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे इसकी अमाउंट्स इज मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट। ये इनिशियल मेजरमेंट, इसको सब्सिक्वेंटली मेजर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसका डेप्रिसिएशन करेंगे हम, राइट ऑफ यूज एसेट का। ये डेप्रिसिएशन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक्सपेंस में। ये लाइबिलिटी है, ये अमोर्टाइज होगी। लाइबिलिटी क्या रहेगी, फेयर वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी, जो भी हम कैलकुलेट करेंगे वो फेयर वैल्यू रहेगी। एड इंटरेस्ट एक्रूड, जो भी इंटरेस्ट रहेगा उस इंटरेस्ट से लेस अमाउंट पेड टिल नाउ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये जो बैलेंस रहेगा कैरिंग वैल्यू, इसको कहते हैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। ये लीज लाइबिलिटी। एम आई राइट एवरीबॉडी? तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, इंटरेस्ट एक्रूड, ये इंटरेस्ट एक्रूड मेरा आता है P&L में एज एक्सपेंस, बोथ। ये भी P&L में, ये भी P&L में। तो योर रेंटल एक्सपेंस गेट्स रिप्लेस्ड बाय दीज टू थिंग्स, डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट। पहले रेंटल एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग लीज के अंडर, पुराने वाली स्टैंडर्ड में ऑपरेटिंग लीज के अंडर क्या जाता था, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रेंटल एक्सपेंसेस जाता था। अब वो नहीं है। फाइनेंस लीज में उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस चला जाता था और एसेट का डिप्रिसिएशन जाता था। तो सिमिलरली उसी लाइन पे यहां पे ROU एसेट का डिप्रिसिएशन जाएगा और इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज इन द बुक्स ऑफ लेसर। लेसी के बुक्स में वो ROU एसेट, lease liability, amortize, depreciate ROU asset and amortize lease liability. Interest expenditure and depreciation will be accounted in P&L as lease expenses. Lease expenses चाहे जो भी हो वो रिवर्स करके आप क्या करोगे, वो लीज रेंटल्स जो है ये अमाउंट है, दिस इज एक्चुअल रेंटल पेड। ये जो अमोर्टाइजेशन करते हैं दिस इज एक्चुअल रेंट पेड। बात समझ में आ रही है सबको? इज एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? हाँ या ना बोलो। यस यस सर, क्लियर है। कोमल, विवेक, युतिका, आप हो गया? यहीं पे। हाँ,
आप कैसे पता चले मुझे आप सो रहे हो उधर बैठ के या क्या? अभी बोर हो गया बहुत, ये वन साइडेड कम्युनिकेशन शुरू है। चलो, वन साइडेड नहीं रहा है सर, जनवरी से हमेशा टू साइडेड रहा है। होना ही चाहिए। सर चलिए क्वेश्चंस भी है, डाउट भी है, बट पूछेंगे लास्ट में पूछेंगे। अभी पूछो, मेजरमेंट में जाने से पूछो। है संजय कुछ डाउट्स अभी? अभी ये पॉइंट तक नहीं है सर, लास्ट में पूछता हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं मेजरमेंट में। ये अमाउंट मेजर कैसे करना है? डेप्रिसिएशन करेंगे तो इसी की बेसिस के ऊपर करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे इसी बेसिस के ऊपर करेंगे, लेकिन ये अमाउंट क्या होनी चाहिए? उसके लिए पहली बात होनी चाहिए लीज टर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका मेजरमेंट क्या होता है? जो भी रेंटल एक्सपेंसेस मैं देने वाला हूं अगले आने वाली समय में 3 साल, 4 साल, 10 साल में, वो लीज पेमेंट्स कितने साल में जाएंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू मैं यहां पर रिकॉर्ड करता हूं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल लीज पेमेंट्स, यह अमाउंट क्या होता है? लीज लाइबिलिटी में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल लीज पेमेंट्स, जो पे करने हैं, ये पे करना बाकी है तो ये मेरी लाइबिलिटी है, बट उसको प्रेजेंट वैल्यू करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू कितने सालों तक, कितने सालों तक का हम ये कंसिडर करेंगे पेमेंट? तो पेमेंट कंसिडर करते हैं हम लीज टर्म के ऊपर का। तो लीज टर्म इज द नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज। लीज टर्म इज व्हाट? is the non-cancelable period. Lease term is a non-cancelable period for the lease. It includes the rent-free period. It also includes any period where lessee has option to extend. It also deducts if lessee has option to terminate, and both these options are reasonably certain. ये reasonably certain है कि ये टर्मिनेट करेगा तो पीरियड एक्सक्लूड करेंगे नॉन कैंसिलेबल पीरियड से, या ये रीजनेबली सर्टेन है कि ये एक्सटेंशन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, ओरिजिनल लीज कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है 3 साल, 1 2 3, नॉन कैंसिलेबल पीरियड। एक्सटेंशन ऑप्शन फॉर 2 years। यहां पे रेंटल्स है 1 लाख अप टू दिस पीरियड, एंड यहां से आगे है लेट्स से 60,000 रेंटल्स। अब इतना सब्सटेंटिवली अगर सब्सटेंशियली, अगर नॉट सब्सटेंटिवली, सब्सटेंशियली जहां पे ये रेंट कम हुआ है तो यहां पे रीजनेबली सर्टन है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा, और उसको भी अगर पता है लेसी को कि ये होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड, मैं करने ही वाला हूं ये, तो ये लीज टर्म क्या होता है? आई विल कंसिडर दिस एक्सटेंशन ऑप्शन बिकॉज इट इज रीजनेबली सर्टन। तो ये लीज टर्म में ये 5 साल मैं कंसिडर करता हूं। बात समझ में आ रही है सबको? लेसर का टर्मिनेशन ऑप्शन हम इग्नोर करते हैं, वो कंसिडर नहीं किया जाता, करेक्ट? तो मेजरमेंट कैसे होता है? लाइबिलिटी का मेजरमेंट पहले करते हैं एज अ स्टेप 1। स्टेप 1, कैलकुलेट लीज लाइबिलिटी फर्स्ट। पहले लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, सिंपल है। लीज लाइबिलिटी मतलब क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनपेड लीज पेमेंट, जो पे नहीं किया, जो करना बाकी है आने वाली समय में, ओवर द लीज पीरियड फ्रॉम डे 1 टिल द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉन कैंसिलेबल पीरियड। तो वो पीरियड पे जितने भी पेमेंट्स देने हैं उसको मैं प्लॉट करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाऊंगा, एंड अकॉर्डिंगली आई विल अराइव एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा लगाना है? विच प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर शैल आई यूज? वो होता है लेसी का इंक्रीमेंटल बोरोइंग कॉस्ट, यही होता है, आईआरआर नहीं होता। लेसी की केस में आईआरआर यूज नहीं करते, भले ही लिखा हो आईआरआर, बट वो नहीं होता। आईआरआर मतलब क्या?
एसेट की आज की वैल्यू और उस एसेट की वैल्यू के लिए मैं कितनी अमाउंट दे रहा हूं, उसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा दैट इज आईआरआर, जो हमने किया था। कहां पे किया था, कुछ याद नहीं आ रहा है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज आईआरआर। अगले आने वाले समय में जो कैश फ्लोज है उसका आज की कैरिंग वैल्यू कितना है, इससे अगर मुझे एक रिलेशन जोड़ना है तो कितने से डिस्काउंट करना पड़ेगा, दैट्स आईआरआर। एब्सोल्यूट अमाउंट में जो एज अ लेसी मैं पे करता हूं वो एसेट की आज की फेयर वैल्यू से ज्यादा ही पे करता हूं। क्यों, जाहिर सी बात है कि एसेट की फेयर वैल्यू के लिए तो पे करूंगा ही करूंगा, बट जो टाइम लैप्स हो रहा है, जो लेसर मेरी क्रेडिट रिस्क उठा रहा है, उसको कंसिडरेशन की तौर पे मैं इंटरेस्ट भी दूंगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू पे आज की एसेट की फेयर वैल्यू से ज्यादा ही ये इंस्टॉलमेंट्स होंगे। तो ज्यादा कितने से है उसका कन्वर्जन में अगर इंटरेस्ट में करता हूं तो दैट्स आईआरआर। 1,00,000 रुपए की वैल्यू, 1,00,000 रुपए की एसेट की फेयर वैल्यू, उसके लिए अगले आने वाली 5 सालों में मैं 2,00,000 रुपए देता हूं। मैं कितने पैसे देता हूं, 2,00,000 रुपए देता हूं लेसी को। पेमेंट भी कर रहा हूं, रीपेमेंट धीरे धीरे कर रहा हूं और उसके साथ इंटरेस्ट भी दे रहा हूं। ये अगर बात है तो ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न लेट्स से 10% का है या 12% का है फॉर एग्जांपल। रीपेमेंट भी कर रहा हूं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, बट उसको मैं क्या कहता हूं, रेंटल्स। तो रेंटल्स देता हूं तो हर एक साल में, 5 साल में मैं अगर हर साल 40,000 रुपए देता हूं एज अ रेंटल एक्सपेंस, जिस एसेट की वैल्यू 1,00,000 थी फेयर वैल्यू, जिसके रीपेमेंट में 5 साल में 40,000 का कर रहा हूं, तो कितना दे रहा हूं, 2,00,000 रीपे कर रहा हूं। तो ये कैश फ्लोज कौन सी इंटरेस्ट रेट से मैं डिस्काउंट करूं तो मेरी 1,00,000 वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर। करेक्ट। इतना ही नहीं, सिर्फ वो जो आता है उसमें कुछ और पैरामीटर्स रहते हैं, तो लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए क्या दे रहा हूं मैं, 40,000 दे रहा हूं, वो 40,000 में क्या क्या इंक्लूड है वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन लेसी के पर्सपेक्टिव से ये ऐसा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। लेसी क्या करता है, अगर मैं बैंक के पास जाता, बैंक का होता है, बैंक जी मुझे लोन दीजिए, 1,00,000 रुपए का एसेट परचेस करनी है, तो बैंक मुझे लोन देगा 1,00,000 का। 1,00,000 रुपए लेके लेसर के पास जाऊंगा, लेसर से एसेट पूरी खरीद के लाऊंगा। वो लेसर नहीं रहा, वो वेंडर हो गया। 1,00,000 रुपए उसको दिए इमीडिएटली, ये 1,00,000 रुपए में ओवर 5 इयर्स अगले रीपे करता हूं, 2,00,000 रुपए उसकी कीमत हो गई। ये ट्रांजैक्शन आइडियली होता था। तो ये मैं कितने अमाउंट जो रीपे कर रहा हूं 1,00,000 रुपए, ये कितने इंटरेस्ट रेट से रीपे करूंगा, लेट्स से 10%, दैट्स अ इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। मेरी बुक्स में आज कुछ बोरोड फंड्स है, उसके मौजूद होने के बावजूद एडिशनल लोन की जरूरत पड़ती है, तो ये लोन होने की वजह से मेरी रिस्क ऑलरेडी एक हद तक है, वो एडिशनल लोन लेने के बाद और रिस्क बढ़ेगी, क्रेडिट रिस्क। तो एडिशनल रिस्क की वजह से नया लोन कितनी इंटरेस्ट रेट में मिलेगा, उसको कहते हैं इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। बात समझ में आ रही सबको, हाँ या ना? हाँ। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है उसको कहते हैं इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। तो मैं प्लॉट करता हूं ईयर 1 2 3 4 5 कैश फ्लोज, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट फॉर लेसी, जो भी रहेगा इसका फैक्टर जो भी मल्टीप्लाई करने से ये जो अमाउंट आएगा, इसका समेशन है 5 सालों का। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, अनपेड लीज पेमेंट्स, ये मेरा लीज लाइबिलिटी हो गया, समेशन ऑफ दैट। इज एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? विकास, चिरायु, ये हो गया मेरा। है क्या कुछ? चिरायु, बिलवा, उम्मीद, पूनम, हाँ उम्मीद आप तो है, सॉरी गलती हो गई। ये लीज लाइबिलिटी सब्सिक्वेंटली मेजर्ड यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ये ठीक है। लीज पेमेंट्स में क्या क्या आएगा, ये 5 चीजें, 1 2
3 4 5 फिक्स्ड लीज पेमेंट्स उसमें आएंगे, रेंटल फिक्स्ड रेंटल्स आते ही आते हैं, उसमें वेरिएबल भी आता है। कैसे? एस्केलेशंस, फिक्स्ड प्लस एस्केलेशंस, इसको इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट्स कहते हैं। इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट मतलब क्या? एवरी ईयर 5% से लीज रेंटल बढ़ता जाएगा, एवरी ईयर 5% से लीज रेंटल बढ़ता जाएगा, दैट्स द लीज एस्केलेशंस। बट इन टर्म फिक्स है, मुझे पहले दिन पे पता 5% से लीज रेंटल हर साल बढ़ेगा। वेरिएबल लीज पेमेंट्स, इसमें इंटरेस्ट इंडेक्स, इक्विटी इंडेक्स, वेदर इंडेक्स, ये किसी भी एक्सटर्नल इंडेक्स की बेसिस पे अगर ये चेंज होता है तो ये मुझे एंटिसिपेट करके उसमें इंक्लूड करना पड़ता है अगर ये है तो। वेरिएबिलिटी ड्यू टू usage of asset, underlying asset, or based on revenue is not considered for this calculation। मतलब रेवेन्यू बढ़ा तो आपका रेंटल्स भी बढ़ेगा, ये बात है, तो दिस इज नॉट अ वेरिएबल पेमेंट टू बी कंसिडर्ड हियर। मतलब आपका रेवेन्यू 10% से बढ़ा तो रेंटल 10% से बढ़ेगा, रेवेन्यू 20% से बढ़ा तो ये 20% से बढ़ेगा, ये बात है, तो ये अलाउड नहीं है वेरिएबल पेमेंट्स में लेना। एसेट का यूसेज बढ़ा, अभी 50% कैपेसिटी से 100% कैपेसिटी हो गई तो यूटिलाइजेशन रेंट और बढ़ेगा। दिस इज नॉट अ वेरिएबल कंसिडरेशन, दिस इज नॉट कंसिडरेशन, सॉरी, दिस इज नॉट अ वेरिएबल पेमेंट। वेरिएबल पेमेंट मतलब अगर वेरिएबिलिटी आ रही है कि एक फिक्स रहेगा, 1 लाख रुपए सालाना रेंटल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके अलावा अगले साल में इक्विटी इंडेक्स मतलब बीएससी इंडेक्स 1% से बढ़ा तो ये रेंटल 1% से बढ़ेगा, इंटरेस्ट अगर 1% से बढ़ा तो ये 1% से बढ़ेगा, वेदर इंडेक्स 1% से बढ़ा ये 1% से बढ़ेगा, डिक्लाइन हुआ तो डिक्लाइन होगा। ये वेरिएबिलिटी एंटिसिपेट करके इंक्लूड करनी है, लेकिन एसेट के यूसेज के बेसिस के ऊपर या रेवेन्यू से रिलेटेड अगर कुछ चेंजेस हुए तो दैट इज नॉट अ वेरिएबिलिटी। तो आपके दिमाग में सवाल है कि अगर मेरी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि एसेट का यूटिलाइजेशन बढ़ा 10% से तो रेंटल 10% से बढ़ेगा, ऐसा रेंटल एक्सपेंस इमीडिएटली एक्सपेंस आउट कर देते P&L में, एसेट की कैलकुलेशन में उसको हम कंसिडर नहीं करते। बात समझ में आ रही सबको? रेवेन्यू इंक्रीज होने की वजह से रेंटल चेंज हुआ तो वो मेरे आरओयू एसेट में उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब देखिए कि अगर किसी दो पार्टीज में अगर अंडरस्टैंडिंग ये है कि रेवेन्यू विल बी एंटायरली बेस्ड ऑन 20% ऑफ द रेवेन्यू, रेंटल्स ऑफ दैट प्रीमाइसेस विल बी बेस्ड ऑन 20% ऑफ रेवेन्यू, जितना रेवेन्यू ज्यादा उसका 20%, आरओयू एसेट इसका कभी नहीं बनेगा, नेवर। देयर इज नो फिक्स्ड रेंटल्स, एंटायर रेवेन्यू, एंटायर रेंटल इज बेस्ड ऑन द रेवेन्यू ऑफ द लेसी, नहीं होगा, कैपिटलाइज कुछ भी नहीं होगा आरओयू एसेट में। जो भी कैलकुलेशन आता है रेवेन्यू की बेस्ड लीज रेंटल्स का, इमीडिएटली एक्सपेंस आउट टू P&L, आरओयू एसेट नहीं बनेगा इफ एंटायर रेंटल इज बेस्ड ऑन द रेवेन्यू और यूसेज ऑफ एसेट। बात समझ में आ रही है सबको? इज एवरीबॉडी विथ मी? तो ये ध्यान में रखने वाली बात है क्योंकि एग्जामिनेशन में ये आ सकता है। पेमेंट्स, वेरिएबल पेमेंट्स बेस्ड ऑन टर्नओवर और यूसेज, यू शुड नॉट इंक्लूड इन लीज लाइबिलिटी पेमेंट। प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए उसको मत आप उसको इंक्लूड करना। एंटायर लीज पेमेंट्स इफ दे आर बेस्ड ऑन टर्नओवर यूसेज, आरओयू एसेट लीज लाइबिलिटी जीरो आएगी। जैसे ही पेमेंट होगा आपका रेंटल एक्सपेंस आउट हो जाएगा P&L में ऑन ईयरली बेसिस। ठीक है, तो फिक्स्ड पेमेंट कुछ तो होना ही चाहिए इफ यू वुड लाइक टू क्रिएट अ लीज लाइबिलिटी एंड आरओयू एसेट। फिक्स्ड पेमेंट इन टर्न इन सब्सटेंस फिक्स्ड रेंटल्स,
या वेरिएबल लीज पेमेंट्स बेस्ड ऑन एनी ऑफ द पैरामीटर इंडेक्स या इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका ROU एसेट लीज लाइबिलिटी नहीं आएगी। इफ एंटायर थिंग इज बेस्ड ऑन रेवेन्यू और एंटायर रेंटल इज बेस्ड ऑन यूसेज ऑफ एसेट और एंटायर रेंटल इज बेस्ड ऑन रेवेन्यू ऑफ दैट पार्टी, तो ROU एसेट लीज लाइबिलिटी नहीं आएगी। बट फिक्स पेमेंट चाहिए या इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट चाहिए। तीसरी बात, रेसिडुअल वैल्यू गारंटी। सिंपल, ये दोनों 3 या 4 में से कोई एक होगा, दोनों में से कोई एक है, दोनों नहीं होंगे। रेसिडुअल वैल्यू गारंटी मतलब मैं एसेट यूज कर रहा हूं और एसेट वापस दे रहा हूं, बट एसेट ऑलमोस्ट मैंने इतनी यूज की है एसेट कि मुझे ही तरस आया, मैं बोला सर चलो कुछ तो काउंटर पार्टी को, मेरे लेसर को, बेचारे को कुछ तो भी बेनिफिट मिले, इतनी एसेट यूज की है मैंने, लेट्स पे हिम समथिंग टुवर्ड्स रेसिडुअल वैल्यू ऑफ इट विच इज अ गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। इसको क्या कहते हैं? गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, GRV। गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू तभी दी जाती है जब एसेट का पोजीशन में हैंडओवर करता हूं लेसर को, तभी। लेकिन जब एसेट मैं परचेस करता हूं तो उसको कहते हैं बार्गेन परचेस, दोनों में से कोई एक होगा। वापस नहीं दूंगा तो मैं परचेस करूंगा, परचेस किया तो मैं क्या करूंगा, अब रेसिडुअल वैल्यू नहीं दूंगा, मैं एसेट की परचेस प्राइस ही दूंगा, बार्गेन प्राइस रहेगी बट वॉट एवर इट इज, वो परचेस प्राइस दूंगा। तो वो भी रेंटल एक्सपेंसेस में पेएबल है ना। फिक्स पेमेंट तो करूंगा ही, मंथली, ईयरली, वॉट एवर इट इज। वेरिएबल पेमेंट्स करूंगा बेस्ड ऑन इंडेक्स इंटरेस्ट। तीसरी चीज और मैं पे करूंगा एसेट के लिए, रेसिडुअल वैल्यू, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू या तो परचेस प्राइस, दोनों में से कोई एक। ये चौथी बात है। एंड पांचवी बात आती है पेमेंट फॉर टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज पेनल्टीज। ये बातें मेरे लीज पेमेंट्स में आती है, इसको मैं प्रेजेंट वैल्यू करता हूं, एज सिंपल एज दैट। दैट विल प्रोवाइड मी माई लाइबिलिटी। राइट ऑफ यूज एसेट में ये लीज लाइबिलिटी जैसे के वैसे आती ही है, बट इन एडिशन टू दैट जो अपफ्रंट पेमेंट किया है, जिसकी लाइबिलिटी अभी बची नहीं, वो प्रीपेमेंट्स भी इसमें आते हैं, वो प्रीपेमेंट्स इसमें आते हैं, प्रीपेड लीज रेंटल्स। इसके अलावा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू लीज कॉन्ट्रैक्ट, ये भी इसमें आता है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। ये प्रीपेमेंट्स में इफ यू रिमेंबर नाउ, हमने एक बात की थी, लेसी जो है लेसर को लीज डिपॉजिट देता है, इसमें इंटरेस्ट कुछ कोटेड नहीं होता, इसको लेसी फेयर वैल्यू पे मेजर करता है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। 1 लाख का डिपॉजिट 3 साल के बाद वापस आएगा तो उसकी फेयर वैल्यू होती है 75,000। हमने ये देखा था एट द रेट 10% मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। am I right? Is everybody with me on this? तो 25,000 का जो डिफरेंस है, कैश पेड 1 लाख, फेयर वैल्यू 75,000, 25 का ये जो डिफरेंस है, आई एम सॉरी, ये जो डिफरेंस है, इट विल बी कंसिडर्ड एज प्रीपेमेंट्स। और ये कहां पे जाके बैठता है? ROU एसेट में जाके बैठता है। हमने उस वक्त डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर। रिस्टोरेशन एंड डिसमेंटलिंग लायबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू लीज कॉन्ट्रैक्ट्स, नॉट विद रिस्पेक्ट टू एसेट, वो नहीं आएगा। लीज कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ है तो आएगा। इसमें से इंसेंटिव्स रिड्यूस होंगे, जो भी आएगा वो ROU एसेट। So ROU asset may be equivalent to lease liability but not always. Prepayments है, initial direct cost है, तो कभी भी ROU asset ज्यादा रहेगी, कम नहीं होती। या तो ROU asset लीज लाइबिलिटी के इक्विवेलेंट होती है या लीज लाइबिलिटी से ज्यादा होती है। लीज लाइबिलिटी से ROU asset कभी कम नहीं हो सकती, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है सर यही एक क्वेरी था, क्योंकि एक सम है उस जो हम लोग बुक में सॉल्व कर रहे थे, उसमें ये एग्जैक्टली ऑपोजिट था। मेरा लीज लाइबिलिटी ज्यादा था कंपेयर टू ROU एसेट। कैसे हो सकता है? सब्सिक्वेंटली हो सकता है, सब्सिक्वेंटली नहीं सर, इनिशियल मेजरमेंट में हुआ है। इनिशियल मेजरमेंट में कैसे होगा? क्योंकि ROU एसेट इज इक्विवेलेंट टू लीज लाइबिलिटी प्लस ऑल दिस थिंग्स। या तो ये दूसरी चीज नहीं होगी तो ये इक्वल टू लीज लाइबिलिटी हो सकता है,
या तो एक ज्यादा से ज्यादा, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता, कि इंसेंटिव्स बहुत ज्यादा है जो लीज लाइबिलिटी से, बाकी चीजें नहीं है, लीज लाइबिलिटी इंसेंटिव्स है, तो लीज लाइबिलिटी से रिड्यूस हो गए, तो हो सकता है, बट ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। वो एक ही चीज ऐसे हो सकती है कि जहां पे लीज इंसेंटिव्स मिले हैं, बाकी की कॉस्ट नहीं है, तो लीज लाइबिलिटी से ये लीज इंसेंटिव्स रिड्यूस हो गए, तो ही आरओयू एसेट कम हो सकती है, अदरवाइज नहीं। अगर इफ टाइम परमिट्स, इफ वी सी द दैट क्वेश्चन, तो आपको ध्यान में आ जाएगा, बट इफ टाइम कौन सा है वो, मेरे को बताइए, मैं देखता हूं एक बार और फिर उसमें जाता हूं बाद में। चलेगा चलेगा, ठीक कौन है सा सर, है मैं तब तक क्वेश्चन, मुझे बताइए मैं तो। मैं चेक करके रखता हूँ। अभी एग्जैक्टली मेरे पास वो बुक नहीं है तो आई कैन नॉट, बट मैंने बुक में मार्क, आई कैन ठीक है, मैसेज यू ऑन। ठीक है, मुझे बताइए उसमें क्या है, तो मुझे भी पता चले कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पे लीज लाइबिलिटी ज्यादा आती है आरओयू एसेट से। क्योंकि क्या है, सिंपल बात है, यहां पे लॉजिक जो मैं लगा रहा हूं, लीज लाइबिलिटी इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल लीज पेमेंट्स येट टू बी पेड इन फ्यूचर। वो तो मेरी एसेट इक्विवेलेंट होनी चाहिए, उतना तो राइट है मेरे पास यूज करने का। इसके अलावा जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है वो भी उसमें ऐड होगी, प्रीपेमेंट्स भी इसमें ऐड होंगे, रिस्टोरेशन लाइबिलिटी भी ऐड होगी। ये तीनों ऐड अगर मैं करता हूं, ये तीनों ऐड करता हूं, तो डेफिनेटली आरओयू एसेट इज गोइंग टू एक्सीड माय लाइबिलिटी। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हो सकता है कि लीज लाइबिलिटी है, अमोर्टाइजेशन चल रहा है उसका, बट आरओयू एसेट का डेप्रिसिएशन ज्यादा पेस से चल रहा है, तो हो सकता है आरओयू एसेट आपकी डेप्रिशिएट ज्यादा हो रही है, हो सकता है। जहां पे लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहा है बट पेमेंट कम हो रहा है, तो लीज लाइबिलिटी ज्यादा है और आपका राइट ऑफ यूज एसेट अमोर्टाइज होने की वजह से कम है। ये सब्सिक्वेंटली हो सकता है, वो भी चांसेस कम है, लेकिन आपने जो बताया इसमें इंसेंटिव होने की वजह से शायद हो सकता है कि यह है, बट आप जो सवाल बोलेंगे वो बाद में चेक कर सकते हैं। फिलहाल कोई क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम दिस, एनीवन? नहीं सर। डेप्रिसिएशन ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट, ये तो डेप्रिशिएट करेंगे ओवर द लीज टर्म। अगर लीज टर्म एंड आपका एसेट का लाइफ इक्विवेलेंट है, तो लाइफ ऑफ एसेट के ऊपर हम इसे क्या करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे आरओयू एसेट को, सिंपल। अब आते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, रीअसेसमेंट एंड मॉडिफिकेशन बाय लेसी। लेसर अकाउंटिंग में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करने वाले। यहां पे अभी तक सवाल रीअसेसमेंट और मॉडिफिकेशन पूछा नहीं गया। आज तक जितने लीज पे सवाल पूछे गए हैं, हमने जितना किया वहां तक, दैट्स इट। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें दिया जाएगा लेसर, दो पार्टीज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लीज पेमेंट्स इतने हैं, वेरिएबल लीज पेमेंट्स इतने हैं, रेवेन्यू से बेस्ड इतना है, अदर लीज वेरिएबल लीज इतना है, रेसिडुअल गारंटीड वैल्यू इतना है, परचेस प्राइस इतना है। यू कैलकुलेट, डिस्काउंटिंग फैक्टर ये है, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, आप कैलकुलेट कीजिए आरओयू एसेट लीज लाइबिलिटी। इनिशियल मेजरमेंट कीजिए, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कीजिए, पी&एल में कितना खर्चा आएगा, इंपैक्ट कितना आएगा, बैलेंस शीट में कैसी पोजीशन दिखेगी। इसमें कुछ मिसकॉन्सेप्शन है, तो मिसकॉन्सेप्शन से रिलेटेड आपको करेक्शंस करने पड़ सकते हैं अगर कुछ है तो यहां तक के सवाल आज तक पूछे हैं ऑन लीज अकाउंटिंग, अपार्ट फ्रॉम सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक 2 से 3 बार पूछा है आज तक। पहली बार जब पूछा था तो शॉक बैठा था, शॉक। कभी जिंदगी में लगा नहीं था कि सेल एंड लीज बैक एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो जब ये सेल एंड लीज बैक का ट्रांजैक्शन आया तो ऐसे हुआ कि क्या, कैसे पूछा गया, 8 मार्क के लिए सवाल था। हालांकि ये सिंप्लीफाई हो चुका है, तब बहुत डिफिकल्ट लगता था। अब जैसे एग्जामिनेशन में एक बार पूछा गया तो प्रैक्टिस बहुत लोगों ने अच्छी की, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग अच्छा हुआ, एंड अकॉर्डिंगली वो क्या हुआ था। और तब ये ऐसा होता था, वो जब पहली बार पूछा था तो हम कुछ एक 2-3 लोग पढ़ाते थे, ये पूरा मैं भी नहीं पढ़ाता था। एंड अकॉर्डिंगली ये टॉपिक जिस वक्त हुआ तो था अच्छा, बट ये कॉमन प्रैक्टिस के भी में भी नहीं था। स्टैंडर्ड एप्लीकेबल था 2019 से, इश्यू हुआ था 2016 में, 2016 में, और एग्जामिनेशन में सवाल आया था 2017-18 में ही आया था पहली बार, एप्लीकेबल होने से पहले।
तो प्रैक्टिकली किसी ने अप्लाई भी नहीं किया था, और तब ये सवाल पूछा था तो किसी ने सोचा भी नहीं, प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया, तो बहुत गड़बड़ी हुई थी शुरुआत में। अब ये इतना कॉमन हो गया है, प्रैक्टिस में अभी भी कॉमन नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कॉमन है कि आप वो सेट ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज और उसका वर्किंग नोट्स अच्छे से करेंगे, लॉजिक अंडरस्टैंड करके करेंगे, तो आपका वो अकाउंटिंग बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो हम वो आखिर में करेंगे, ब्रेक के बाद करेंगे। ब्रेक से पहले मुझे ये मॉडिफिकेशन करना है, लेसर अकाउंटिंग में क्विकली एक्सप्लेन करूंगा। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सेल एंड लीज बैक करेंगे, ठीक है? सर एक सवाल था। बोलिए। सर एक प्रैक्टिकल सवाल है ये, मतलब अब जो लीज लाइबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग उसको फिर बाइफरकेट करेंगे करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी में कितना जाएगा। कर सकते हैं, करेक्ट है। हाँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि 10 मिलियन 1 मिलियन हमारा लीज लाइबिलिटी है, और जिसपे फाइनेंस कॉस्ट लग रहा है 6 महीने के लिए। मान लो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और हमें अकाउंटिंग करना है 30 सितंबर 2015 तक। ठीक है, तो 6 महीने का हम लोग करेंगे, तो जो फाइनेंस कॉस्ट है वो तो 6 मंथ्स पे आएगा। ठीक है, और जो हम लोग लीज पेमेंट जो दे रहे हैं वो हम लोग एडवांस में दे रहे हैं, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में दे रहे हैं। तो हमारा क्लोजिंग लाइबिलिटी क्या आएगा इस केस में? मान लो मैं 10% का आपने फाइनेंस ऑलरेडी कॉस्ट। पेमेंट कर चुके हैं आप, तो आपकी वो एसेट रहेगी सबसे पहली बात, क्योंकि खर्चा एक्रू नहीं हुआ फिर भी आपने पेमेंट कर दिया, वो आपका एसेट रहेगा। ठीक है, ठीक है, पेमेंट जब आपने किया, अब पेमेंट एक्रू हुआ है, इंटरेस्ट एक्रू नहीं हुआ। आप इंटरेस्ट के साथ अगर पेमेंट करते हो तो इंटरेस्ट अक्रू ही नहीं किया, तो इंटरेस्ट का जो खर्चा है, जो अदरवाइज आपका पेमेंट हुआ है, लीज का जो पेमेंट किया है एडवांस में, एडवांस में कम बार होता है बट एडवांस में भी होता है पेमेंट। रेंटल एक्सपेंसेस प्रीमाइसेस का तो बहुत बार एडवांस में भी होता है, लेकिन जो भी हमारा यहां पे लीज लाइबिलिटी है, ये हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पे जो होता है, इसमें इंटरेस्ट होता ही नहीं कभी भी। तो उसका कैलकुलेशन भी इसी तरीके से होगा कि एडवांस में पेमेंट करना है, तो अमोर्टाइजेशन टेबल जो मेरा होगा, अमोर्टाइजेशन टेबल इधर भी करना पड़ेगा आपको। आपका यहां पे ये नॉर्मल फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, इफ यू रिमेंबर दिस। तो जब आप लाइबिलिटी दिखाते हो, ये लाइबिलिटी, तो इंटरेस्ट लाइबिलिटी जब तक एक्रू नहीं होती तब तक ये रहती ही नहीं है लाइबिलिटी में। सिर्फ प्रिंसिपल सम का कैलकुलेशन आपको करना होता है नॉन करंट एंड करंट में, सॉरी लाइबिलिटी। पेमेंट जो किया है वो निकल गया आपकी बैंक से। सो लेट्स से यहां पे आपने जो भी पेमेंट किया है एडवांस में, आपका रेंटल एक्सपेंस आप करोगे बट उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इंटरेस्ट जब होगा वो अगली साल में एक्रू होगा, अगले साल की इसमें वो आएगा। ओके सर। सर इस मान साल लो में कि नहीं, वो लाइबिलिटी में तो आएगा नहीं उसका प्रेजेंटेशन, क्योंकि जब तक एक्रू नहीं होता तब पेएबल नहीं है तब तक, तो तब तक वो रहेगा नहीं। आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बदल जाएगा, इंटरेस्ट की अमाउंट्स बदल जाएगी, क्योंकि एडवांस में है। जो एडवांस में पे करते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता ही नहीं, जो पेएबल है उसके ऊपर एक्रू होता है। तो साल की आखिर में, मतलब ईयर एंड में, जब आप यहां पे अकाउंटिंग करोगे तो यहां पे इंटरेस्ट एक्रू होगा। डेबिट में इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा साल के आखिर में, जो भी इंटरेस्ट रहेगा ये कहां पे क्रेडिट होगा? लीज लाइबिलिटी में क्रेडिट होगा। एम आई राइट? ये लीज लाइबिलिटी साल की आखिर में, इसमें से हो सकता है कि दिस इज बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के आखिर में, तो इसमें आप जो लीज लाइबिलिटी है, ये लीज लाइबिलिटी में आप बाइफर्केशन करोगे, इसमें लीज इंटरेस्ट एक्सपेंस हो सकता है। बात समझ में आ रही है विवेक? यस सर, यस सर। ये ईयर एंड में अकाउंटिंग करोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लीज लाइबिलिटी। साल की शुरुआत में आपने बिगिनिंग में एक अकाउंटिंग कर दिया है, आपका लीज लाइबिलिटी डेबिट टू आपका क्या आएगा? कैश और बैंक। एम आई राइट?
अब वो एक लीज लाइबिलिटी में से एक हिस्सा जो आपने करंट नॉन करंट में यहां पे लिखा था, 1 लाख चला गया आपका लीज लाइबिलिटी का। अब टोटल लाइबिलिटी ये है आपकी, फॉर एग्जांपल ये इंटरेस्ट की एक्यूमुलेट हो गई, टोटल लीज लाइबिलिटी ये है, लेट्स से 10 लाख रुपए आपने कहा। ये 10 लाख रुपए में से इमीडिएटली अगले दिन साल की एक पहली तारीख में कितना पेएबल है, ये हो सकता है 2 लाख। ये करंट में जाएगा, करंट लाइबिलिटी में, और बाकी का नॉन करंट लाइबिलिटी में जाएगा 8 लाख। ये इसमें ये इंटरेस्ट इंक्लूड होगा क्योंकि एक्रू हो चुका है, प्रीवियस ईयर का है इंटरेस्ट, प्रीवियस साल का, वो एक्यूमुलेट होकर यहां पे जमा हो गया, तो यहां पे हो सकता है। जब एरियर्स में होगा तब इंटरेस्ट एक्सपेंस कभी नहीं रहेगा इसमें। जब एडवांस में होगा तो ये लाइबिलिटी में इंटरेस्ट रहेगा, वो पिछले साल का रहेगा, तब ये पिछले साल का रहेगा। लेकिन ये पेएबल जो जा रहा है मेरा, ये प्रेजेंटेशन साल की आखिर में है ना, बात समझ में आ रही है आप सबको? ये साल की आखिर में ये प्रेजेंटेशन है, तो साल की आखिर का ये जो प्रेजेंटेशन है, टोटल 10 लाख लाइबिलिटी, इट इंक्लूड्स दिस इंटरेस्ट पेएबल, तो ये भी इसका बाइफर्केट इमीडिएटली देना पड़ेगा ये इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट मेरा यहां पे आएगा करंट सेक्शन में, और इंस्टॉलमेंट इट्स लाइक एन ईएमआई। ईएमआई जो आता है आपका, तो ईएमआई में आपका इंटरेस्ट भी हो सकता है, उसमें से कितना अमाउंट इमीडिएटली दोगे वो करंट सेक्शन में आएगा, बाकी आपका नॉन करंट सेक्शन में आएगा। इज एवरीबॉडी विथ मी ऑन दिस? यस सर। यस सर। सर मान लो हम लोग जो एरियर में देते हैं साल के एंड में, फॉर एग्जांपल हम लोग पे कर रहे हैं एनुअल रेंटल, तो और 6 मंथ्स का वो पीरियड है, तो हम लोग उसको भी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे ना। मान लो अब 2 लाख दे रहे। सी आप क्या है ना, आप इसमें सिचुएशन सिनेरियोस बहुत बना सकते हैं। इसमें शुरुआत में मैंने आपसे कुछ अलग चीजें कही, जब प्लॉट किया मैंने तो मैंने कुछ अलग कहा आपको, ठीक है? तो प्लॉट करने के बाद आपको सबसे पहली चीज ये करनी है कि ऐसे सिचुएशंस में आपका 2 टेबल्स आएगा। एक तो आएगा ईयर, जो आपका प्रेजेंट वैल्यू देगा आपका आरओई लीज लाइबिलिटी का, ईयर 1 2 3। फॉर एग्जांपल कैश फ्लोज आएंगे आपके एवरी ईयर, लेट्स से 5 lakhs 5 lakhs 5 lakhs। डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा, दिस इज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट से आएगा, 0.909, 0.826, 0.753, वॉट एवर इट इज। इसका टोटल जो आएगा, इसका प्रोडक्ट और इस 3 साल के प्रोडक्ट का ये टोटल जो आएगा, दिस इज लीज लाइबिलिटी। अब ये आप किस तरीके से, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर रहेगा, ये डिपेंड करता है साल की। ये मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट किए कंसिडरिंग ये पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर है। बात समझ में आ रही है क्या आपको अभी? विवेक एंड एवरीवन, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर हमने कंसिडर किया साल की आखिर में पेमेंट है, तो इस टोटल कैश फ्लो को मैं क्या करूंगा, साल की आखिर वाली इससे मैं क्या करूंगा, इसको डिस्काउंट फॉर करूंगा। मतलब जो 5 लाख रुपए मैं 1 साल के बाद देने वाला हूं, इसकी आज की वैल्यू कितनी है? जो 5 लाख रुपए मैं सेकेंड ईयर के आखिर में देने वाला हूं, इसकी आज की वैल्यू कितनी है? इसके 2 कर दो प्रोडक्ट, 2 इंस्टॉलमेंट्स कर दो। 2.5 लाख रुपए आफ्टर 6 मंथ्स जाएंगे, 1 साल के बाद में 2.5 लाख रुपए जाएगा। इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर अलग आएगा, इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर अलग आएगा, इसका प्रोडक्ट अलग आएगा। बात समझ में आ रही है? ये अगर एडवांस में दिया तो यहां पे 0 ईयर में आएगा 2.5 लाख, 6 मंथ्स में आएगा 2.5 लाख एडवांस में। इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 आएगा, इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर अलग आएगा, 6 महीने का डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा। तो आप जिस तरीके की आप कैश फ्लोस प्लॉट करते हो विथ बेस्ड ऑन टाइमिंग, आपके डिस्काउंटिंग फैक्टर्स चेंज होंगे, आपकी लाइबिलिटी अकॉर्डिंगली चेंज होगी। ये लाइबिलिटी जो आएगी आपकी, इसी से आप क्या करोगे, आपका अमोर्टाइजेशन टेबल प्लॉट करोगे। अमोर्टाइजेशन टेबल तो हमने लाइबिलिटी में देखा था, वो हमने देखा था, वो क्या था, ईयर, अमाउंट एट बिगिनिंग,
Discounting factor at, let's say, incremental borrowing rate, let's say 10%. इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट कब जाता है, मतलब लीज पेमेंट्स, डिफरेंस एंड अमाउंट एट द एंड। या आप 6 महीने का करो, ये साल का करो, ये इस तरीके से आप आपका टेबल प्लॉट करोगे एंड अकॉर्डिंगली आपको अमाउंट एट द ईयर एंड मिल जाएगी। ये ईयर एंड की अमाउंट आपको करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी में डिवाइड करनी है। तो हो सकता है इसमें इंटरेस्ट हो, अगर एडवांस में पेमेंट है आपका, तो जो पीरियड लैप्स हुआ है उसमें इंटरेस्ट अमाउंट है तो वो करंट में जाएगी, बाकी सब नॉन करंट में जाएगी। जो इंस्टॉलमेंट पे करना है और इंटरेस्ट इमीडिएटली पे करना है तो वो करंट सेक्शन में जाएगा, बाकी नॉन करंट सेक्शन में जाएगा। ये अमाउंट अगर एरियर्स में पे की गई है, मतलब एट द एंड, मतलब पहले नहीं, एट द एंड ऑफ द ईयर, आई एम वेरी सॉरी, एट द एंड ऑफ द ईयर आपने अमाउंट पे कर दी है, तो इसमें ऑलरेडी जो इंटरेस्ट एक्रू होगा वो पे कर चुके हैं हम लोग। तो जो लाइबिलिटी बची है मेरे पास यहां पे, उसमें इंटरेस्ट एक्रूड है नहीं। तो जितना मेरा अमाउंट पेएबल है अगले साल में इंस्टॉलमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट, वही करंट सेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये जो अमाउंट लीज पेमेंट का इंस्टॉलमेंट है उसमें इंटरेस्ट अमाउंट रहेगा। वो इंटरेस्ट अमाउंट जो कैलकुलेशन मेरा यहां पे आएगा, वो कैलकुलेशन हटा के जो इंस्टॉलमेंट आएगा उतना ही करंट सेक्शन में जाएगा, बाकी नॉन करंट सेक्शन में जाएगा। ये प्रैक्टिकल वाली बात है, एग्जामिनेशन में तो क्या खैर इतनी डिफिकल्टी वाली बात आएगी नहीं, खैर डिफिकल्ट भी नहीं है ये, इट्स जस्ट अबाउट अ लॉजिक। आप पेमेंट पहले करते हो या बाद में करते हो, इंटरेस्ट अगर पहले करते हो तो इंटरेस्ट अक्रू हो जाएगा, साल की आखिर में जो लाइबिलिटी है वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होगा। तो आपको जितना इंस्टॉलमेंट पेएबल है अगले दिन में वो पूरा का पूरा करंट सेक्शन में आएगा, बाकी नॉन करंट सेक्शन में आएगा। अगर आप इंस्टॉलमेंट साल की आखिर में देते हो तो जो भी इंटरेस्ट अक्रू किया था वो पेमेंट कर दिया, जो भी अमाउंट पेएबल है उसका करंट नॉन करंट में जाएगा। करंट सेक्शन में इंस्टॉलमेंट से आप इंटरेस्ट अमाउंट निकालोगे, उतना ही अमाउंट आप करंट सेक्शन में लेके जाओगे, बाकी पूरा नॉन करंट सेक्शन में आएगा विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है? यस सर। इसको आप 6 महीने में डिवाइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो भी ये जून 21 में क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा? जून 21। अच्छा, मैंने देखा नहीं, तो वो करें, वो सिंपल ही रहेगा, उसमें मैं एग्जांपल देख। हाँ, वो सर मुझे बाइफरकेशन नहीं समझ में आ रहा था, मैं इसीलिए सोचा पूछता हूँ आपसे। पर अभी समझ में आया है क्या ये? हाँ, आ गया। ठीक है, अभी आप मैच नहीं कर पाओगे अगर वो आंसर, तो मुझे बोलना बाद में, ठीक है? नहीं, मैच कर भी लिया मैं। कर लिया ना? मैं कर भी लिया, कैसे? परफेक्ट, हो गया मैच इस तरीके से, लॉजिक से ये मैच हो गया। हाँ, परफेक्ट। जून 21, ठीक है? जून 21। हाँ, सभी सब लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है। हाँ, लीजेस का। नो प्रॉब्लम। IFRS 16 क्वेश्चन नंबर 2 जून 2021 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये जो बाइफरकेशन करना है ये इसी तरीके से आप कीजिए, तो आपका आंसर भी वहां पे मैच हो जाएगा। नहीं, मैंने कहा था क्या नहीं आएगा एग्जामिनेशन में, 6 महीने में, 6 महीने वाला क्वेश्चन है वो। यस सर, 6 मंथ्स का हमें वो करना है कैलकुलेट। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। हाँ, कोई सवाल पूछ रहा था बीच में भी। Yes, sir. If we recognize the ROU in the fair value, recognize the financial statement, how to de-recognize that? Because of in case of that is in not fair value and cost, we are amortized over the period of that. नहीं, मुझे सवाल समझ में नहीं आया। तो इन केस ऑफ अगर ROU को फेयर वैल्यू पे करते हैं तो उसको डी रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे लिस्ट टर्म में? नहीं, ROU को फेयर वैल्यू पे करते नहीं है ना। ROU फेयर वैल्यू मतलब उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज जो है, दैट इज इट्स फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू पे नहीं होता, उसका मेजरमेंट सेपरेट दिया है। मैंने कहा वो फेयर वैल्यू इट्स लाइक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्यूचर लीज पेमेंट्स प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट प्लस प्रीपेड लीज रेंटल्स माइनस लीज इंसेंटिव्स, ये करके जो अमाउंट आएगा उसको अमोर्टाइज ही करेंगे, उसको फेयर वैल्यू नहीं करते। नहीं, अगर उसको मैं फेयर वैल्यू तभी होता है, एक सेकेंड, उसको फेयर वैल्यू तभी होता है व्हेन आई सबलीज दैट एंड उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में मैं जब लेके जाता हूं तभी उसको फेयर वैल्यू करते हैं, अदरवाइज उसको फेयर वैल्यू नहीं करते। फिर उसको डेप्रिशिएट नहीं करते, जब लीज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा
तब वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसका मैं डी रिकॉग्निशन करता हूं, जो गेन और लॉस है वो P&L में लेके जाता हूं। ओके, हाँ मेरा सवाल एक्चुअली मैं कंप्लीट नहीं बोला। मेरा सवाल यही था कि मैं सब लीज देता हूँ और देन आई एम डूइंग दैट वन ऑन फेयर वैल्यू और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह दिखाता हूँ उसको। तो मैं वन टाइम में डी रिकॉग्नाइज करूंगा एंड ऑफ द लीज टर्म पीरियड, राइट? वो एंड ऑफ द लीज टर्म में जैसे इंडेस IAS 40 का जो री रिकॉग्निशन रिक्वायरमेंट्स है वो उसमें अप्लाई होगा। हालांकि दैट इज नॉट Okay. वेरी कॉमन। इंडियन सिनारियो में तो वो है ही नहीं। इंडियन Okay. सिनारियो में वो अलाउड ही नहीं है, वो सिर्फ IAS में आता है। IFRS इंडिया में तो अलाउड नहीं है, नहीं, बट सिर्फ IFRS में आएगा, बट उसको लेकिन IAS 40 के प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल रहेंगे। ओके, तो मैं ओवर द पीरियड में उसको डी रिकॉग्नाइज नहीं करके एंड ऑफ द लीज टर्म End of. पीरियड में ही मुझे डी रिकॉग्नाइज करना है। करेक्ट। ओके, थैंक यू सर। अभी लेकिन उसका पीरियोडिक अकाउंटिंग कैसे, उसका अभी मेरे पास रेडीमेड एग्जांपल नहीं है। आपके बुक्स, आपके दिमाग में अगर ये सवाल रहेगा कि रेंटल एक्सपेंसेस मैं कैसे उसमें करता हूं, वो कैसे अकाउंट फॉर करता हूं ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस, आई डोंट हैव एन एग्जांपल राइट नाउ। हालांकि IFRS 16 में आप बेयर टेक्स्ट जब देखोगे, जब स्टैंडर्ड पूरा नया आया था, तो उसमें IAS 40 से रिलेटेड अमेंडमेंट्स पूरा स्टैंडर्ड IFRS 16 के बीच में रिवाइज स्टैंडर्ड दिया है IAS 40 का। तो उसमें वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया है, जो अभी मेरे पास वो है नहीं, तो मैं आपको वो बता नहीं पाऊंगा इमीडिएटली। ओके सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन ऑन दिस? नो सर। ओके। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, रीअसेसमेंट, मॉडिफिकेशन, ये आ सकता है। ये दो अलग चीजें हैं। ये एक बात है और ये एक बात है। रीअसेसमेंट का मतलब मेरे कुछ एजम्पशंस होते हैं। अभी बाद में लेता हूं मैं, जो भी सवाल है प्रकाश। नहीं सर, अभी ब्रेक ले रहे थे या नहीं अभी? अरे नहीं, ये रीअसेसमेंट करेंगे ना, पहले हम पीछे पड़े हैं थोड़ा सा। अभी क्वेश्चंस लिए ना, तो 15-20 मिनट का हमारा ये एक क्वेरीज चले, तो ये क्विकली करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। थोड़ा मेंटेन रखिए, आपका जो भी जज्बा है कायम रखिए। राइट। अब यहां पे रीअसेसमेंट में और मॉडिफिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। रीअसेसमेंट ये होता है कि जब हम ये अकाउंटिंग करते हैं, यहां पे डेबिट ROU एसेट, क्रेडिट लीज लाइबिलिटी, और कुछ भी क्रेडिट रह सकता है, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड लीज रेंटल्स, ये सब ROU एसेट में जा सकता है। तो कैश एंड बैंक हो सकता है यहां पे एडिशनली। ये करने के लिए हमारे कुछ एजम्पशंस होते हैं। हम क्या क्या एज्यूम करते हैं? लीज टर्म हम एज्यूम करते हैं, वो एक्सटेंड हो सकती है, वो कम हो सकती है। मैं यहां पे परचेस ऑप्शन जो है वो एज्यूम करता हूं लीज पेमेंट्स के लिए, क्योंकि लीज पेमेंट्स कितने हैं इसमें मैंने कुछ चीजें एज्यूम की थी। गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, बार्गेन परचेस ऑप्शन, ये सब चीजें मैंने क्या की थी, एज्यूम की थी। लीज टर्म कितना रहेगा ये एसेस किया था। तो ये चीज है, लीज टर्म एसेस किया था, परचेस ऑप्शन होगा या नहीं वो एसेस किया था, GRV की वैल्यू एक एज्यूम की थी, एस्टिमेट की थी, एंड फ्यूचर लीज पेमेंट्स जो है वो मैंने कुछ एज्यूम किए थे। एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ है मेरी एजम्पशंस में। मुझे लगा था ये लीज टर्म 2 साल से एक्सटेंड हो जाएगा, अब लीज मेरा असेसमेंट चेंज हो गया, नहीं होगा एक्सटेंड। या पहले एसेस किया था कि ये लीज टर्म एक्सटेंड नहीं होगा, अब देयर इज नाउ रीजनेबल सर्टेनिटी सेकेंड ईयर में कि ये 2 साल से एक्सटेंड होगा, तो ये इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। परचेस ऑप्शन पहले सोचा था नहीं होगा, अब होगा, पहले सोचा था होगा, अब नहीं होगा, इसमें चेंज हुआ।
तो ये सभी असेसमेंट्स प्लस माइनस हो सकते हैं. एवरी सिंगल असेसमेंट कैन बी चेंज. कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं होगा, मेरे असेसमेंट में चेंज हुआ, मेरे नजरिए में चेंज हुआ. और वो क्यों हुआ? कोई गलती नहीं थी. देयर वॉज नॉट एन एरर, इट वॉज नेवर एन एरर. ये तो ऐसी बात थी कि मैं पहले कुछ सोच रहा था, मेरे पास कुछ फैक्ट्स थे, उस फैक्ट्स की बेसिस पे मैंने जो जजमेंट लिया था, एस्टिमेट्स किया था, वो फैक्ट्स अब चेंज हो गए. इसके लिए मेरा एजम्पशन चेंज हो गया, मेरा जजमेंट चेंज हो गया. इट्स नॉट एन एरर. तो इसको रिट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं कर सकते, इसको प्रोस्पेक्टिव चेंज करना पड़ेगा. ऐसी केसेस में जहां पे असेसमेंट एस्टिमेट्स चेंज हो जाते हैं, तो वहां पे मेरा अकाउंटिंग क्या होता है, जो भी चेंज इन लीज टर्म है या चेंज इन परचेस ऑप्शन का जो असेसमेंट है, वो अगर चेंज है, तो मैं क्या करता हूं, मेरी लीज लाइबिलिटी रिकैलकुलेट करता हूं. कैसे? सिंपल सी बात है, लीज टर्म बढ़ा, लाइबिलिटी बढ़ेगी. am I right? लीज टर्म बढ़ा, लाइबिलिटी बढ़ेगी. लीज टर्म कम हुआ, लाइबिलिटी कम होगी. am I right? कैश फ्लो जो प्लॉट किए, या तो वो बढ़ेंगे या तो कम होंगे. गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू की अमाउंट देनी अब पड़ेगी, नहीं पड़ेगी. परचेस ऑप्शन ऑप्ट करना था पहले, इसीलिए वो कंसिडर किया था, अब नहीं करूंगा, लाइबिलिटी कम हो गई. पहले कंसिडर नहीं किया था, अब कंसिडर कर रहा हूं, लाइबिलिटी बढ़ गई, तो लाइबिलिटी या तो बढ़ेगी या तो कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ चेंजेस इन एस्टिमेट्स एंड assumptions. am I right? is everybody with me on this? तो मैं उसको क्या करता हूं, रिकैलकुलेट करता हूं, रीमेजर करता हूं. remeasure the lease liability based on the changed assessment, change facts and circumstances. इसकी वजह से मैं क्या करता हूं, लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करता हूं. उसमें सिर्फ दो ही चीजों में मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर चेंज करता हूं. एक है जब लीज टर्म चेंज हो जाती है एंड परचेस ऑप्शन जब चेंज हो जाता है, तब मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर भी चेंज करता हूं. बट गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू चेंज हुआ या वेरिएबल लीज पेमेंट्स चेंज हुए, तो उसकी वजह से मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर चेंज नहीं करता. लॉजिकल रीजन मुझे मत पूछिए, मुझे अभी तक पता नहीं चला. मैं स्टैंडर्ड चेंज चेक किया, मैंने एप्लीकेशन गाइडेंस देखा, बेसिस ऑफ कंक्लूजन देखा, आई एम अनेबल टू फाइंड. रहेगा कहीं पे बेसिस, आई एम अनेबल टू फाइंड इट कि ये दोनों में क्यों चेंज करना है, ये दोनों में क्यों नहीं चेंज करना. डिस्काउंटिंग फैक्टर मैं दोनों में चेंज करता हूं. अब रिवाइज लीज पेमेंट्स तो है ही, नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ेंगे या लाइबिलिटी की अमाउंट्स बढ़ेगी, उसका चेंज्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर से मैं क्या करता हूं, प्रेजेंट वैल्यू करता हूं. तो लाइबिलिटी अभी 100 थी तो 120 आएगी, या 100 थी तो 80 रुपए आएगी. करेक्ट? ईदर इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज. एंड अकॉर्डिंगली पहले की लाइबिलिटी अगर 100 है, दिस इज कैरिंग वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट इन द बुक्स. ये रीमेजरमेंट की वजह से ये जा सकती है 80, ये जा सकती है 120. यहां पे डिफरेंस -20 आया, यहां पे +20 आया. दोनों हो सकती है पॉसिबिलिटीज. am I right? तो ऐसे सिचुएशन में ये अगर लीज लाइबिलिटी -20 हो गई तो आरओयू एसेट भी -20 होगा. ये अगर +20 हो गया तो आरओयू एसेट भी +20 होगा. ये अगर लीज लाइबिलिटी रिवाइज्ड कैलकुलेशन से 100 से 80 हो गई तो -20 ये जो है, ये मैं आरओयू एसेट में भी डायरेक्टली एडजस्ट करूंगा. डायरेक्टली आरओयू एसेट सेपरेटली कैलकुलेट नहीं करता. जो एडजस्टमेंट लीज लाइबिलिटी में की है, डायरेक्टली आई विल रिफ्लेक्ट इट टू आरओयू एसेट. मतलब लाइबिलिटी 20 से कम हो गई तो आरओयू एसेट डायरेक्टली 20 से कम करूंगा. लाइबिलिटी 20 से बढ़ी तो आरओयू एसेट 20 से बढ़ाऊंगा. इतना सिंपल है रीमेजरमेंट, इतना सिंपल है रीमेजरमेंट. बात समझ में आ गई सबको मेरी? जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मोबाइल टावर्स की कंपनी है, पता है? एनीवन नोज बाय एनी चांस? जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, जीटीएल टावर. वो टावर प्रेजेंट तो टावर रेंट पे देते हैं मोबाइल कंपनीज को. वीरेंद्र महेश्वर. हाँ,
तो ये जो कंपनी है ये क्या करती है, ये टावर देती है बट लेकिन ये लेती भी रेंटल पे जगह और उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ये रेंटल पे लेती है। इसमें एक में अगर चेंज हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उनके पास ऐसे 27,000 लीज है, 27,000। तो ये रीमेजरमेंट अगर मैन्युअली करना पड़े तो क्या होगा? तो इसीलिए इसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी की जरूरत होती है कई बार, जो ये है सिंपल, प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना कई बार डिफिकल्ट हो सकता है, तो बात दिमाग में रहनी चाहिए। इज एवरीबडी विथ मी? अकाउंटिंग फॉर रीअसेसमेंट, इज एवरीबडी विथ मी? मॉडिफिकेशन में हमने रेवेन्यू में देखा था, मॉडिफिकेशन मतलब स्कोप में चेंज होगा, कंसिडरेशन में चेंज होगा, टर्म में चेंज होगा, या तीनों में चेंज होगा। लीज है इसलिए टर्म आती है। रेवेन्यू में हमने स्कोप एंड प्राइस दो ही चीजें देखी थी, यहां उसके अलावा टर्म भी चेंज हो गया। अदरवाइज बाकी सब सेम है, सिर्फ टर्म चेंज हो गया। अब इसमें क्या हो सकता है? स्कोप में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कंसिडरेशन में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, यहां पे टर्म में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो हर एक के दो दो सिनारियोज, मतलब 6 डिफरेंट सिनारियोज आते हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6। मॉडिफिकेशन में स्कोप चेंज हो गया, आरओयू एसेट, एक से ज्यादा आरओयू एसेट हो गई, एक या उससे ज्यादा आरओयू एसेट बढ़ गई। पहले एक ही बिल्डिंग थी, अब 2 बिल्डिंग हो गई। पहले एक एसेट थी, अब 2 हो गई, अब 4 हो गई। डिक्रीज इन आरओयू एसेट, पहले 4 थी अब 3 हो गई, पहले 4 थी अब 2 हो गई। पहले 10,000 स्क्वायर फीट की जगह रेंट पे थी, अब 5,000 हो गई। पहले 10,000 स्क्वायर फीट थी, अब 20,000 हो गई। इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, दोनों हो सकते हैं। टर्म पहले 10 साल की थी, 5 साल हो गई। पहले 10 साल की थी, 15 साल की हो गई। इंक्रीज इन कंसिडरेशन, पहले 1 लाख का रेंट था, अब 1,20,000 हो गया। पहले 1 लाख का था, अभी 80,000 हो गया। सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। उसमें से पहला वाला जो चेंज है, इट इज इंक्रीज इन द स्कोप। पहले एक 10,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग थी, वो 10,000 की जगह अब 20,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग आ गई। आई हैव एडेड द आरओयू एसेट। व्हाट आई हैव डन, आई हैव एडेड इन स्कोप द आरओयू एसेट इटसेल्फ। पहले एक बिल्डिंग थी, अब 2 आ गई। पहले एक एसेट थी, अब 3 आ गई। आई हैव एडेड आरओयू एसेट इन दिस। अगर उसका एक से ज्यादा एसेट आ गई विच इज अ सेपरेट स्टैंडअलोन एसेट, और उसका रेंटल भी सेपरेट एंड स्टैंडअलोन है, तो ऐसे सिचुएशन में सेकेंड मॉडिफिकेशन इन कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडर मॉडिफिकेशन एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। वो कपल ऑफ कंडीशंस कुछ नहीं है, जो हमने ऑलरेडी देखी है रेवेन्यू में। एडिशनल स्कोप adds a separate asset, separate ROU asset, and consideration as rentals is standalone consideration। तो ये स्टैंडअलोन कंसिडरेशन है। ये अगर बात आती है तो वो एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो लीज रेंटल पहले वाला अलग जाएगा, ये वाला अलग जाएगा। दोनों के कॉन्ट्रैक्ट्स अलग के, दोनों के आरओयू एसेट सेपरेटली रिकॉग्नाइज होंगे, P&L में सेपरेटली अकाउंट फॉर होगा। ये जो है तीसरी बात, ये टाइप 1 है एंड ये टाइप 3 है। 4, 5 एंड 6 ये टाइप 2 है एंड ये टाइप 3 है। टाइप 3 बाद में करेंगे, टाइप 2 करते हैं पहले।
बिल्कुल सिंपल है। इंक्रीज इन टर्म, इंक्रीज इन कंसिडरेशन, डिक्रीज इन कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कम हो गया, कंसिडरेशन बढ़ गया, या टर्म बढ़ गई, इसको अकाउंट करते हैं एज अ रीमेजरमेंट अकाउंट। जो अभी हमने देखा, हम क्या करेंगे, रीमेजर लाइबिलिटी, रीमेजर लीज लाइबिलिटी, एंड डिफरेंस इज एडजस्टेड इन आरओयू एसेट। इतना सिंपल अकाउंटिंग है। इंक्रीज इन लीज टर्म, इंक्रीज इन कंसिडरेशन, डिक्रीज इन कंसिडरेशन, इतना सिंपल है। इंक्रीज इन स्कोप इज ऑल्सो अकाउंटेड फॉर एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। दूसरा भी सिंपल ही है वैसे देखा जाए तो, ये जो यहां पे पड़ा है ये वाला, डिक्रीज इन टर्म एंड डिक्रीज इन टर्म, डिक्रीज इन लीज टर्म, सॉरी नॉट दिस, डिक्रीज इन स्कोप एंड डिक्रीज इन टर्म, ये दो, गलती से वो आगे चला गया। डिक्रीज इन स्कोप मतलब एसेट 3 थी 1 हो गई, एसेट 4 थी 2 हो गई, 4 फ्लोर्स थे 2 ही फ्लोर्स रखे, 2 फ्लोर्स वापस दे दिए, डिक्रीज इन स्कोप। डिक्रीज इन टर्म, पहले 10 साल का था 5 साल का हो गया, 10 साल का था रेंटल 5 साल का हो गया। स्टैंडर्ड ने कहा है इसके अकाउंटिंग आपको देखना पड़ेगा। क्या करेंगे इसमें, देखिए आपकी बुक्स में, उस बुक्स ऑफ लेसी, यहां पे आरओयू एसेट रहेगी और यहां पे लीज लाइबिलिटी रहेगी। आरओयू एसेट लेट्स से सोचिए 2 लाख है, लीज लाइबिलिटी आपके पास लेट्स से 3 लाख है। इज एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? सिंपल चीज है, ये कैरिंग वैल्यूज है। स्कोप कम हो गया, असेट कम हो गई या लीज टर्म कम हो गई, आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि प्रोपोर्शन क्या है, कितने प्रोपोर्शन है। अगर ये 100% वाला है, ये 100% में मेरे पास 4 एसेट्स है, आरओयू एसेट्स, इसको रिड्यूस करके 2 आरओयू एसेट का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कितने से कम हो गया, 50% से। इज एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? क्या प्रोपोर्शन है रिडक्शन का? 50%। मैं इसको 50% से रिड्यूस करता हूं, आई रिड्यूस इट टू बाय 50%, 1 लाख में इसे कर देता हूं। इसको 1 लाख से कम कर देता हूं, 1 लाख से नहीं, 50% से। इसका 50% कितना है, 1.5 लाख। am I right? अकाउंटिंग एंट्री क्या रहेगी यहां पे, डेबिट, यहां पे नहीं लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं, लीज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम करनी है तो उसको डेबिट देना पड़ेगा, 1.5 लाख से कम किया। क्रेडिट, व्हाट इज क्रेडिट? आरओयू एसेट, वो कितने से कम किया मैंने, 1 लाख। ये जो है क्रेडिट 50,000 का, लाइबिलिटी कितने से कम हुई, 1.5 लाख से। ये जो डिफरेंस है ये इमीडिएटली P&L में अकाउंट करना चाहिए एज अ गेन और लॉस। तो पहला पॉइंट यही है, रिड्यूस लीज लाइबिलिटी एंड आरओयू एसेट इन प्रोपोर्शन टू डिक्रीज इन स्कोप और टर्म। स्कोप लेट्स से 10 इयर्स का स्कोप 5 साल में आ गया तो 50% रिड्यूस हो गया, या 4 आरओयू एसेट्स की जगह ये रिड्यूस होके 2 आरओयू एसेट्स बन गई 50%। तो मैंने इमीडिएटली जो भी मेरे बुक्स में कैरिंग वैल्यू थी आरओयू एसेट लीज लाइबिलिटी की, रिड्यूस की 50% से। आर यू विथ मी एवरीवन? उसके बाद में डिफरेंस इज इमीडिएटली एडजस्टेड, गेन और लॉस ट्रांसफर टू P&L। ये दोनों के बीच का डिफरेंस
ये मैंने ट्रांसफर किया P&L में, ये हमने किया था। रीमेजर लीज लाइबिलिटी विथ चेंज्ड टर्म्स एंड रिवाइज्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये 1.5 लाख नहीं रहेगा अब चेंज टर्म की वजह से, बिकॉज 4 की जगह 2 ROU एसेट रहेगी, या 10 साल का 5 साल में पीरियड रह गया, तो आप क्या कीजिए, ये 5 साल रिमेनिंग जो है उसके कैश फ्लोस प्लॉट कीजिए, रिवाइज डिस्काउंटिंग फैक्टर से नया प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। ये हो सकता है 1 लाख का ये वैल्यू आया, रीमेजर्ड एट लेट्स से 1,60,000, ये 1,60,000 हो गया, रीमेजर करना है ये, और ये अमाउंट अभी चेंज कितने से होगी, 10,000 से, एडजस्ट 10,000 इन दिस, इन ROU एसेट, ये ROU एसेट 1,10,000 की बन जाएगी, और ये 1,60,000। आर यू विथ मी एवरीवन? तो ये 2 स्टेजेस में है, पहले प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कीजिए एंड डिफरेंस P&L में लेके जाइए ROU एसेट लीज लाइबिलिटी के बीच का। दिस इज पार्ट ए, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में उस लाइबिलिटी को रीमेजर कीजिए, डिफरेंस ROU एसेट में एडजस्ट कीजिए। इज एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? परफेक्ट। लेसर अकाउंटिंग आज भी वही है, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज में वो कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी है 5+3 सप्लीमेंट्री कंडीशंस। 5 कंडीशंस में ये क्या देखता है, इट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखता है। फाइनेंस लीज का मतलब है लेसर की बुक्स में, ओके, लेसी हो गया, लेसी हो गया, खत्म हो गया लेसी। लेसी के बुक्स में हमने ROU एसेट की, लीज लाइबिलिटी की, ROU एसेट का डेप्रिसिएशन किया, लीज लाइबिलिटी अमोर्टाइज की, मॉडिफिकेशन, रीमेजरमेंट, दोनों चीजें देखी, बात खत्म हो गया, लीज अकाउंटिंग इज ओवर, लेसी अकाउंटिंग इज ओवर। लेसर अकाउंटिंग में आज भी क्लासिफिकेशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट इनटू फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज, सब्सटेंस में देखता हूं वेदर इट इज फाइनेंसिंग अरेंजमेंट इज और एज एक्चुअली अ लीज कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंगली मैं इसको क्या करता हूं, लेसर की बुक्स में फाइनेंस लीज के लिए कुछ कंडीशंस है, इन सब्सटेंस चेक करता हूं, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स किसके पास जाती है वो चेक करता हूं। तो उसके लिए सिनारियोज दिए, वेदर एसेट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड एट द एंड ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट फ्रॉम लेसर टू लेसी, risk and rewards is transferred on day 1. 2, whether lessee has bargain purchase option at the end of lease term. If yes, then risk and rewards have been transferred on day 1. Number 3, whether lease term is substantially equivalent to life of the asset. If yes, then it is a finance lease. In substance, risk and rewards are getting transferred on day 1. Number 4, if lessor is recovering entire fair value by way of lease payments, present value of future lease payments is substantially equivalent to the assets fair value on day 1. इसका मतलब day 1 पे ही risk and rewards transfer हो रहा है लेसी को। एंड नंबर 5, अगर स्पेशलाइज्ड एसेट है जो लेसर ने लेसी के लिए दी है, वो रेंट पे दी है, तो ये इंटर्न एक्चुअली वो उसी के लिए है, स्पेशलाइज्ड एसेट है, उसमें कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं, इसका मतलब ये फाइनेंस लीज है, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स डे 1 पे ही ट्रांसफर होता है। कॉन्ट्रैक्ट का डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से, वो तो लगता है लीज है, रेंटल है, नहीं, बट ये फाइनेंस अरेंजमेंट है। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स डे 1 पे जाते हैं, डे 1 पे ही लेसर को अपने बुक से एसेट निकाल लेनी चाहिए और इसको देनी चाहिए, बात खत्म। अब लेसी छोड़िए उसको, वो तो वैसे भी ROU एसेट कर रहा है, बट डे 1 में ही उसको पता है कि नहीं यार ये तो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स डे 1 पे जा रही है, 5 सिनेरियोज है, डे 1 पे जा रहा है, फाइनेंस लीज है। फाइनेंस लीज है तो ये एसेट को डीरेकग्नाइज करेगा, लीज रिसीवेबल्स को, जो पैसे ओवर द लाइफ ऑफ लीज टर्म आने वाले हैं उसको लीज रिसीवेबल्स करके रिकॉग्नाइज करेगा, एज सिंपल एज दैट, और कुछ है ही नहीं। लीज रिसीवेबल्स लाइक IFRS 9 में फाइनेंशियल एसेट अमोर्टाइज होती थी, इसको अमोर्टाइज करेंगे, इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज होगा। लीज एसेट है ही नहीं बुक्स में तो सवाल ही नहीं आता। ये होता है अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसर इन केस ऑफ अ फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज, एसेट ट्रांसफर नहीं हो रहा एट द एंड ऑफ लीज टर्म, बार्गेन परचेस ऑप्शन नहीं है,
ना ही लीज टर्म इज इक्विवेलेंट टू लाइफ ऑफ द लीज एसेट, ना ही फेयर वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स, ना ही ये स्पेशलाइज्ड एसेट का लीज है। लेकिन एडिशनल तीन चीजें हो सकती है। क्या रेसिड्यूअल अमाउंट उस एसेट की, रेसिड्यूअल मतलब क्या, जो भी स्क्रैप वैल्यू है एसेट का लाइफ खत्म होने के बाद जो भी मैं बेचूंगा उसका कुछ ना कुछ तो मिलेगा उस एसेट का मुझे। आप भी सोचते हो ना मेरी कार कुछ ना कुछ कीमत में बेची जाएगी, उसको क्या कहते हैं, रेसिड्यूअल अमाउंट। ये रेसिड्यूअल अमाउंट अगर कोई गारंटी कर रहा है मुझे लेसी, तो ये अमाउंट मैं मिनिमम लीज पेमेंट्स में जोड़ देता हूं और चेक करता हूं वेदर नाउ टोटल मिनिमम लीज पेमेंट का फेयर वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। सिमिलरली लीज एक्सटेंशन पीरियड अगर है और रीजनेबली सर्टेन है, तो वो भी उसका पीरियड में इस पीरियड में जोड़ के देखता हूं। तो ये जो चीजें हैं ये मुझे करना पड़ेगा। इन एडिशनल कुछ कंसिडरेशन दिया जा रहा है तो वो भी मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स में जोड़ना है एंड चेक करना है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के साथ। वो अगर सब्सटैंशियली इक्विवेलेंट टू एसेट्स फेयर वैल्यू है तो वो फाइनेंस लीज हो सकती है। तो ये प्राइमरी 5 कंडीशंस, ये सप्लीमेंट्री 3 कंडीशन, सप्लीमेंट्री 3 कंडीशंस कंक्लूसिव एविडेंस नहीं देगी, प्राइमरी 5 कंडीशन में से कोई कंक्लूसिव एविडेंस देगी आपको। वो अगर है तो अकॉर्डिंगली आप उसे फाइनेंस लीज कंसिडर कीजिए, नहीं तो वो ऑपरेटिंग लीज हो जाएगा। ऑपरेटिंग लीज है तो अकाउंटिंग लीज एक्सपेंस, बात खत्म। जो भी एक्सपेंस नहीं, लीज इनकम, आई एम वेरी सॉरी, लेसर के बुक्स में देख रहे हैं हम, लेसी के बुक्स में इस तरीका अकाउंटिंग नहीं होता। लेसर ने डे 1 में रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं किए, तो इसका मतलब है जो भी लीज पेमेंट्स आएंगे दैट विल बी स्ट्रेट लाइन्ड एंड वो लीज इनकम करके रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। लीज एसेट बुक्स में रहेगी, डी रिकॉग्नाइज नहीं की जाएगी, वो डेप्रिशिएट होगी। जो पैसे आएंगे वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे लीज इनकम करके रिकॉर्ड करेंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इसका अकाउंटिंग, ये हमने कंडीशंस देखी थी अभी, नंबर 1 2 3 4 5, ये प्राइमरी कंडीशंस है। और ये नंबर 6 7 8 ये सेकेंडरी है। इसमें से ये जो 2 है, फेयर वैल्यू एंड बार्गेन रिलीज नहीं, ये 2 लॉसेस एसोसिएटेड विद कैंसिलेशन एंड गेन और लॉसेस ऑन फ्लक्चुएशन ऑफ रेसिडुअल वैल्यू, ये कंडीशन नंबर 4 के साथ देखे जाते हैं। मतलब इसमें जो भी पैसा मिलेगा वो मिनिमम लीज पेमेंट्स में ऐड करके देखेंगे तो 4 नंबर के साथ, और ये देखेंगे 3 नंबर के साथ, चेक विथ 3। कंक्लूसिव एविडेंस नहीं देगा, बट जो रिन्यूअल ऑप्शन का पीरियड है वो पीरियड आप लीज टर्म में ऐड करोगे और देखोगे कि नाउ वेदर इट कवर्स द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ एसेट्स इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ, तो वो होता है, वो चेक करना पड़ेगा। तो ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं देंगे, इसको 4 और 3 के साथ चेक करना पड़ेगा रिस्पेक्टिवली। अगर ये ऑपरेटिंग लीज है तो लीज रेंटल इनकम्स जो है ये मेरे रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, लीज रेंटल इनकम ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। एसेट मेरे बुक्स में रिकॉग्नाइज रहेगी, उसको मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन भी मैं P&L में उसका रिकॉग्नाइज करूंगा। ठीक है, लीज रेंटल की वजह से कुछ एक्रूड एंड डेफर्ड रेंटल रिसीवेबल्स आ सकते हैं, तो उसका अकाउंटिंग भी आपको करना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन मतलब लेट्स से ईयर 1 में, ईयर 2 एंड ईयर 3 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, ये लीज रेंटल्स है। टोटल कितना है, 600। स्ट्रेट लाइन में करना है, मतलब 200 200 200, इसको स्ट्रेट लाइन में किया। कैश आएगी 100 रुपए की, रिकॉग्नाइज करेंगे 200, 100 रुपए का डिफरेंस मतलब कैश अकाउंट डेबिट 100, रेंटल इनकम 200, ये जो डिफरेंस है ये रेंट इक्वलाइजेशन रिजर्व करके आएगा, ये आएगा। तो ये उन्होंने कहा एक्रूड और डेफर्ड लीज रेंटल रिसीवेबल्स। ठीक है, तो ये इस तरीके का अकाउंटिंग आपको करना पड़ेगा। ये रिवर्स होगा तीसरी साल के आखिर में।
तीसरी साल के आखिर में ये दोनों उल्टा रहेगा सिचुएशन, तो ये हम क्या करेंगे उस वक्त, रिवर्स करेंगे। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट मैं एसेट में एडजस्ट करता हूं, उसका सेपरेट प्रेजेंटेशन रहता है, उसका अमोर्टाइजेशन भी सेपरेट लीज टर्म के ऊपर मैं करता हूं इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज इन द बुक्स ऑफ लेसर। अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस लीज बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने कहा डी रिकॉग्नाइज लीज्ड एसेट, रिकॉग्नाइज लीज रिसीवेबल्स, ये किसकी बुक्स में, लेसर की बुक्स में। री रिकॉग्नाइज किया तो डेप्रिशिएशन का सवाल नहीं आता, लेकिन लीज रिसीवेबल्स रिकॉग्नाइज किए तो उसको अमोर्टाइज करना पड़ेगा ओवर द लीज पीरियड, एंड फाइनेंस इनकम रिकॉग्नाइज होगा ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। डिस्काउंटिंग फैक्टर जो यूज करना है यहां पे वो आईआरआर होगा, दैट विल नॉट बी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑफ लेसी, ये नहीं रहेगा, या किसी का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट नहीं रहेगा, यहां पे आईआरआर रहेगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एसेट डी रिकॉग्नाइज करेंगे और लीज रिसीवेबल्स रिकॉग्नाइज करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट रहेगा। ये कैरिंग वैल्यू पे रहेगा, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, ये दोनों के बीच का डिफरेंस पी एंड एल रहेगा, गेन ऑन डी रिकॉग्निशन ऑफ द एसेट। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं यहां पे लीज रिसीवेबल का प्रेजेंट, लीज रिसीवेबल कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही फिक्स्ड पेमेंट्स, वेरिएबल पेमेंट्स, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, बार्गेन परचेस ऑप्शन, पेनल्टीज, इसके अलावा अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। एसेट लेसी नहीं लेता, मुझे वापस देता है, बट उसके साथ साथ मुझे एक गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू देता है। बट एसेट मेरे पास आई, मैंने स्क्रैप करने के बाद किसी ने गारंटी नहीं की, बट कुछ अमाउंट मुझे मिलेगी, दैट इज अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, ये भी मुझे मिलता है, जो लेसी के केस में नहीं है, ये सिर्फ लेसी की केस में लेसर की केस में आता है, ओनली इन केस ऑफ लेसर, इट कम्स ओनली इन केस ऑफ लेसर। डिस्काउंट रेट जैसे मैंने कहा आईआरआर रहेगा, यहां पे इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट नहीं होता। सो ये कुछ चीजें आपके अकाउंटिंग फॉर लीज, लेसर एंड लेसी दोनों हमने देखा, पहले लेसी देखा फिर बाद में लेसर देखा, इंक्लूडिंग रीमेजरमेंट एंड मॉडिफिकेशन। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस? लास्ट पोर्शन बचा है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू सबलीज, सबलीज एंड सेल एंड लीज बैक। आई एम वेरी सॉरी, दो चीजें बची है। नो क्वेश्चन? हाँ बोलिए सर। ये अनगारंटीड वाला आफ्टर द गारंटीड कुछ बचता है तो अनगारंटीड, वही ना? बचता है नहीं, क्या होता है, लेट्स से देयर आर टू पार्टीज, एक है लेसर, ये है लेसी। लेसी एसेट रिटर्न करता है, रिटर्न्स द एसेट, बट उसको लगता है कि यार मैंने ये एसेट इतना यूज किया है, भले ही मैंने उसका यूज ठीक किया है, बहुत ज्यादा किया है, तो इसलिए मैंने उसको क्या किया, प्लस कुछ गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू देता हूं। मैं कॉन्ट्रैक्ट में ही रहेगा, वो रहेगा कि लेसी जब एसेट लौटाएगा तो उस लेट्स से प्रीमाइसेस है, प्रीमाइसेस की कलरिंग फीस या कुछ रिनोवेशन करके देगा वो, दैट इज गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। बट एसेट का पोजीशन किसके पास है, लेसर के पास है, वो एसेट किसी को बेच भी सकता है, वो अनगारंटीड है, अभी किसी ने बोला नहीं कि मैं दूंगा, बट मिलेगा एज अ स्क्रैप वैल्यू, शायद मिलेगा या बेचने के बाद कुछ मिलेगा, दैट इज यूजीआरवी। टोटल रेसिडुअल वैल्यू जो होती है ना, उसका ये पोर्शन होता है, एक होता है जीआरवी प्लस एक होता है यूजीआरवी, ये मिलके मेरा टोटल रेसिडुअल वैल्यू होता है। ठीक है, एग्जामिनेशन में हो सकता है टोटल रेसिडुअल वैल्यू बोला जाए आपको और कहेगा कोई कि एग्जामिनेशन में लेसी हैज गारंटीड द रेसिडुअल वैल्यू टू दिस एक्सटेंट, बट देन आरवी में से एक पोर्शन यूजीआरवी का रहेगा। हमने एक एग्जांपल किया था बुक्स में, देखिए आरवी एंड यूजीआरवी एंड जीआरवी। एनी अदर क्वेश्चंस? उमेद, संजय?
सर एक छोटा सर सा एक है। चैट में क्वेश्चन है, किस में सवाल है? चैट। अच्छा, ऑपरेटिंग लीज एसेट्स फॉलो फेयर वैल्यू, देन हाउ टू डी रिकॉग्नाइज। हाँ वो हो गया ना, हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, मैंने उसका पूरा जवाब और टेक्निकली भी एक्यूरेट जवाब नहीं दिया है, मुझे पता है वो। तो आपको बाद में भी उससे रिलेटेड अगर कुछ सवाल है तो मैं बाद में उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। टेक्निकली बहुत ज़्यादा करेक्ट जवाब नहीं दिया मैंने, और टू द पॉइंट जवाब नहीं दिया है उसका। हालांकि उसके ऊपर कोई सवाल एक्सपेक्टेड नहीं है, बट मैं क्योंकि उसका एक एग्जाम्पल मेरे पास रेडीमेड अवेलेबल नहीं है, प्रैक्टिकली सिचुएशन मैंने डील नहीं किया, सो आई कुडंट टेल यू द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दैट। और मैंने एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में भी वो क्वेश्चन नहीं देखा है आज तक, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? छोटा सा क्वेश्चन था। हेलो, हाँ बोलो। ये जो हमने मॉडिफिकेशन वाला देखा ना, सपोज मैं एग्रीमेंट करता हूँ, लीज एग्रीमेंट 10 साल का, और उसमें एवरी ईयर सपोज स्केलेशन है 5% का, तो वो 5% स्केलेशन जो होगा वो, अच्छा वो पहले ही डिसाइड हो जाएगा ना आरओ एसेट में? पहले ही डिसाइड हो जाएगा। तो आरओयू एसेट में पहले ही मैं करता हूं ना फिक्स्ड रेंटल्स पर प्लस इन सब्सटेंस फिक्स्ड रेंटल्स। आज 100 रुपए है, कल 105 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, तो मैं पहले ही कंसिडर करता हूं। हाँ ठीक, क्लियर, थैंक यू। ठीक है, चलिए ब्रेक लेते हैं 30 मिनट्स 35 मिनट्स। ऑलराइट, इट्स 5 to 1, 5 to 2, 2:30 we will meet. All right.